अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? रेड विदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ महा रक्षा बाय फातिमा लगारी का 16th एपिसोड लेकर। अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। बारिश के बाद का एबटाबाद एक दिन की दुल्हन जैसा लगता था। निखरा हुआ, मबहूत कर देने वाला। शहर के खूबसूरत तरीन शाहराओं में से एक पीएमए रोड, जो आम दिनों में भी कुछ मसव्विर न करता था। फिर गुज़िश्ता रात तो बारिश हुई थी। नम मिट्टी की खुशबू, तारकोल की चमकती सिया सड़क, पश मंजर और पेश मंजर में मजबूत पहाड़ जो किसी किले के फसील से लगते थे। फिजा में पीएमए में होती हुई ड्रिल के नारों की गूंज थी। इसी गूंज में सड़क पर बाइक के टायर चरचराए। 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती बाइक सिया आहनी दरवाजे से फासले पर रुक गई। दरवाजे के पास लोगों का हजूम लगा था। एक तरफ 4-5 पुलिस मोबाइल्स खड़ी थी, साथ में 2 सरकारी गाड़ियां। घर का मरकजी दरवाजा खोलकर मुलाजिम बाहर लगे तमाशा को तकने लगे थे। वो 4-5 ऊंची सख्त सामत वाले आदमी जो शक्ल और हुलिये से गुंडे लगते थे, सड़क के बीचों बीच गिरे हाशिर को लातों और हाथों से पीट रहे थे। मुंह से निकलते खून के साथ राल भी बहती जाती थी। गिरेबान फट चुका था। एक आदमी मुक्का मारता तो वो लड़खड़ाकर दूसरे पर गिरता, दूसरे की लात तीसरे आदमी पर फेंक देती। हाथ में काटा नमा छोटा डब्बा लिए वो कश्म मुब्तला वहीं खड़ा रहा, यहाँ तक कि किसी की नजर उस पर पड़ी। उसे बुलाने के लिए खावर को भेज दिया। खान बुला रहे हैं। खावर ने उसके शाने पर हाथ रखा। उसने खावर के साथ चलते हुए बहुत से चेहरों में खान को तलाश करना चाहा था। फिर वो मिल गए। सफेद अल्टस से टेक लगाए, पैंट की जेबों में हाथ डाले, सुकून से तमाशा देखते अमर खान। आंखों पर चढ़े सनग्लासेस रंगत पठानों जैसी खिलती हुई और सियाह छोटी दाढ़ी। वो 30-32 के ही लगते थे। वजीहा, बावकार और पुरएतमाद। वो मिसमराइज हुआ था। उनके करीब पहुंचते ही गर्दन खुद ब खुद ही झुक गई। अलमीरा सुल्तान का पार्सल है। अमर ने डब्बा पकड़ लिया। पार्सल भेजने वाले ने ये नहीं कहा था कि उनके सिवा किसी को नहीं देना? खासे ठहरे हुए लहजे में पूछा गया था। वो बुरी तरह गड़बड़ाया। आपको कैसे मालूम? वही डब्बा अब के आहिस्ता से उसके सर पर लगा था। खावर ने सर झुकाकर मुस्कुराहट दबाई थी। आज खान के सुबह का आगाज बेहतरीन हुआ था, तभी मिजाज भी अच्छे थे। आइंदे सिर्फ उनके हाथ में ही देना। जाओ अब। वो जाने के लिए पलटा। अमर वापस झगड़े की तरफ मुतवज्जा हो गया। हाशिर मरने वाला हो रहा था। शहरियार साहब सुबह फजर में पेशावर के लिए निकल गए थे। जैन भी उजलत में अपने रेस्टोरेंट जा चुका था। झगड़ा शुरू होते ही पुलिस एहलकारों में से एक ने आगे बढ़ना चाहा तो अमर की आवाज ने कदम जमा दिए। आदिल, कितनी बार कहा है पराए झगड़ों में मत पड़ा करो। आदिल समेत तमाम पुलिस एहलकार पीछे हट गए थे। हाशिर की चीखें, हाशिर का खून, हाशिर के जुड़ते हुए हाथ। मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, प्लीज माफ कर दो। हाथ जोड़ते हुए वो रो पड़ा था। 1 करोड़ 40 लाख अभी दो, वरना अपने तरीके से ले लेंगे। हट्टा कट्टा आदमी फंकारा था। जोरदार मुक्का उसके जबड़े पर पड़ा था। वो औंधे मुंह सड़क पर गिरा। मेरा बाप जज है, टुकड़े टुकड़े करवा देगा वो तुम सबके। वो दर्द से कराहते हुए चीख उठा। लातों घूसों की बरसात दोबारा शुरू हुई थी। ये असना में अमर का फोन बज उठा था। कहो शेरदिल, 10 मिनट में पहुंच रहे हैं, आपने कहा था बता देना। अमर ने शताबी से कॉल बंद की। आदिल, जल्दी मामला समेटो, बेगम साहिबा पहुंचने वाली हैं। अगले ही लम्हे में पुलिस एहलकार उन आदमियों की तरफ बढ़े थे। चलो बस बाकी तमाशा थाने चलकर लगाना, छोड़ो इसे। एक ने हाशिर को पकड़ा, बाकी उन गुंडों पर झपटे। आन की आन में सबको हथकड़ियां लगाकर पुलिस मोबाइल्स में बिठाया गया। अमर ने हाथ में पकड़ा डब्बा एक मुलाजिम की तरफ बढ़ाया। पहले ही ऊपर लाउंज में रखना, फिर शहरियार साहब को इस सब की इतला दे देना। कहना सीधा डीपीओ ऑफिस जाएं और बेगम साहिबा को इस सब की खबर नहीं होनी चाहिए। वो पूछे तो उनसे कहना मैं सुबह ही जल्द ऑफिस चला गया था। ओके। मुलाजिम ने झट सर को जंबिस दी थी और अंदर की तरफ बढ़ गया था। बाकी मुलाजिम इधर उधर हो गए थे। पुलिस मोबाइल सायरन बजाते हुए दूर जाने लगी। खावर ने पिछले निशित का दरवाजा खोला तो वो गाड़ी में बैठ गया। कुछ ही देर में आगे पीछे पुलिस मोबाइल्स के हमरा सफेद अल्टस फराटे भरते हुए दौड़ जा रही थी। पहुंच गई। ऑफिस में आते ही अमर ने सबसे पहले उसे मैसेज किया था। जी, बस थोड़ी देर में यूनिवर्सिटी के लिए निकल रही हूँ। जवाब 15 मिनट की ताखिर से आया था। कब फारिग होंगी? बिला ताखिर पूछा गया। काम है? जी। उसके मुख्तसर जवाब पर वो हरगिज भी नहीं पूछेंगी कि क्या काम है। वह फिलहाल बताना भी नहीं चाहता था। बिला वजह ही सारा दिन सोचती रहेगी। कोशिश करूंगी 4 तक फारिग हो जाऊं। उन्हें मेज पर टिकाते हुए उसने बेसाख्ता ही उमड़ आने वाली मुस्कुराहट छुपाने का तकल्लुफ नहीं किया था। कितनी काबिल पेश गोई थी लड़की, खुली किताब की तरह पढ़ ली जाती थी। मुंतजिर मैसेज लिखकर वह कई पल उसे देखता रहा।
फिर इमोजी वाली खाने में गया था। वो जाने क्या ढूंढ रहा था। सारे इमोजीज खंगाल कर भी समझ नहीं आया। फिर दोबारा सब देखे, आखिर में गले लगाने वाला इमोजी पैगाम में शामिल किया। निश्चय लब दांतों में दबाकर मैसेज भेज दिया। मैसेज फौरन ही देख लिया गया था। अब वो जवाब नहीं देगी। उसका जवाब फिर बस शाम को ही आया था। एक और अंदाजा दुरुस्त किया था। सर, आपने बुलाया था? अलियार ने ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक दी थी। हाँ, आओ बैठो। वो कुर्सी खींच कर बैठ गया। कमिश्नर के बेटे की केस की कोई खबर? मेज पर रखी फाइल्स खंगालते हुए पूछा गया। नहीं सर, उसके बेशुमार दुश्मन हैं। मुमकिन तौर पर किसी ने दुश्मनी ही निकाली है। नामालूम अफराद मारकर फेंक गए होंगे। और उसके दोस्त, उन्होंने अपना मुंह बंद रखा हुआ है? जी, उन्हें समझा दिया था ठीक से। उसका एक दोस्त। उसकी बात अभी जारी थी कि अमर के मोबाइल पर शेरदिल की कॉल आने लगी थी। अलियार को हाथ से रोकने का इशारा करके उसने कॉल उठाकर मोबाइल कान से लगा लिया। कहो शेरदिल। खान, जरूरी बात करनी थी आपसे। कहाँ हो? ऑफिस आ जाओ। ऑफिस आ रहा था, लेकिन अब नमली मीरा के लिए निकल रहा हूँ। गांव में झगड़ा हो गया है। कहो, सुन रहा हूँ। वो मेडिकल स्टोर याद है जो गांव के रास्ते में पड़ता है? अपना मलिकों की हवेली से जरा आगे अलमीरा खानम वहां रुकी थी। वहां एक यतीम बच्चा काम करता है। अलमीरा खानम के सामने उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। जल्दी से हॉस्पिटल ले गए थे। वहां मालूम हुआ उसके बड़े भाई ने भी खुदकुशी की थी। दोनों को उनके मामू ने पाला है, मारता है उन्हें। मामू का पता किया तो मालूम हुआ हफ्ते से गायब है वो यहाँ तक बताकर चुप हो गया। फिर ये कि आपकी जोजा को मामले से दूर रखने के लिए मैंने उनसे कहा था कि आपसे बात करूंगा। देख लें आप अगर उस बच्चे के लिए कुछ कर सकें। मामला ज्यादा बिगड़ा हुआ है क्या? थाना भी तो करीब ही है वहां से, गए क्यों नहीं? इंस्पेक्टर शाहरुख बैठता है वहां, आपको पता तो है उस खबीज का। बच्चे के घर का एड्रेस भेज दो, देखता हूँ। कॉल कट गई। वो कुछ पल पुरसोस नजरों से मेज को घूरता रहा था। बच्चा चाइल्ड एब्यूज का शिकार था। कई बार खुदकुशी की कोशिश कर चुका था। कोई और वक्त होता अमर शायद इस केस पर इतनी तवज्जो ना देता, मगर जब से गाजान आया था उसका रुझान उन केसेस की तरफ ज्यादा हो गया था। अलियार। गहरी नजरें हनूस में इस पर टिकी हुई थी। जी सर। वो अलर्ट सा होकर आगे को हो बैठा। एक टीम तैयार करो, एड्रेस भेज रहा हूँ, उन्हें उस पर रवाना कर दो। इस इलाके में कौन आता जाता है, कितने घर हैं, कौन कब कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, सब मालूम करना है। सब खैरियत है सर? वो उलझा। मुझे लगता है हम कातिल से पहले उसके अगले विक्टिम को ढूंढ चुके हैं। चाइल्ड एब्यूज का शिकार बच्चा। केस इतना एक्सट्रीम है कि बच्चे का भाई खुदकुशी करके मरा है और खुद वो बच्चा कई बार अपनी जान लेने की कोशिश कर चुका है। अदरक होते ही निगाहों का रुख अलियार की तरफ हुआ, जो कुछ तसबसुब का शिकार था। बच्चे का मामू गायब है। अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो उसका मामू आजकल में लौट आएगा। कातिल बच्चे से मिल चुका होगा, वरना किसी भी और तरीके से उसने बच्चे को जान लेने पर कायल करने की कोशिश की होगी। वो यही करता आया है। उसने अभी ही क्या होगा? उसके मामू को भी ढूंढे? नहीं, उसे ढूंढने की जरूरत पेश नहीं आएगी। अलिया ने समझकर सर को जंबीज दी थी। अमर ने गहरी सांस ली। जहन वापस कमिश्नर के बेटे अलमीरा और किरण की तरफ हो गया था। किरण के हादसे के जितने भी गवाहान हैं उन सबसे मिलो अलियार। टाइमिंग का जरा सा फर्क, दो चार चीजें ऊपर नीचे कर देना काफी होगा। वो गवाहान के बयानात में रद्दोबदल करने की बात इतने सुकून से कैसे कर रहा था? जरा सी बात भी निकली तो आपका करियर दांव पर लग सकता है सर। उसे डर लगा था। उसे एसएसपी साहब का जुनून देखकर डर लगा था। वो हर हाल में ये केस जीतना चाहता था, फिर चाहे आखिर में खुद सब खो बैठे। करियर की परवाह किसे है अलियार? दांव पर लगता है तो लगा देंगे। चेहरे पर छाया इत्मीनान, लहजे से लगता हुआ सुकून और लबों पर वो हल्की सी मगलूम मुस्कुराहट। वो उसे देख कर रह गया था। मैं मिलता हूँ सबसे। और सर, आप किसी भी मसले में खुद हाथ मत डालिएगा प्लीज। मैं आपके लिए जान लेने और जान देने के लिए तैयार हूँ। आपका हर जुर्म अपने सर लूंगा, बस हुक्म कीजिएगा। बैक वक्त उसकी आंखों में फिक्र और अज़म ने डेरे डाले थे। अमर मुस्कुरा दिया। ऐसे वक्त नहीं आएगा, जज्बाती मत हो, काम पर ध्यान दो। वो सर को खम देकर चला गया। उसके जाते ही अमर ने फाइल बंद कर दी थी। पुरसोस नजरों से मेज पर रखे हुए हरे झंडे को तकते हुए कुर्सी से टेक लगाई थी। अलियार से उसकी पहली मुलाकात कुछ अच्छी नहीं थी। तामीर पाकिस्तान के शागिर्दों ने मौजूदा ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया था, पर अमन एहतजाज ने जब ताखिरकारी की शक्ल इख्तियार की तो उसने लाठी चार्ज का ऑर्डर दे दिया था। उस दिन जब सड़कें बंद थीं, गर्मी अरूज पर थी, हब्स और रश की वजह से पसीना पानी की तरह बहता जा रहा था। वो अपनी गाड़ी के पास खड़ा पुलिस फोर्स को ऑर्डर्स दे रहा था जब उस पर गोली चली थी। गोली चलाने वाला अलियार था।
19 साल जज्बाती नौजवान पुलिस के हत्थे चढ़ा तो खूब मेहमान नवाजी हुई थी। खुद अमर ने जख्मी बाजू की परवाह किए बगैर अच्छा खासा ढोड़ाला था। जिस हुकूमत की वापसी के लिए सड़कों पर निकले हो, उनके लिए तुम कुछ भी नहीं हो। सारी जिंदगी भी यहीं सड़ते रहोगे तो कोई पूछने नहीं आएगा। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ भी दूं तो तुम्हें मारकर मौजूदा हुकूमत पर जोर डालेंगे। तुम्हारी हैसियत उनकी नज़रों में बस कीड़े मकोड़े सी है जो तख्त की राह में कुचले गए। वो अल्फाज के साथ जालिम हुआ तो अलियार को अपनी औकात मालूम हुई थी। 4 दिन लॉकअप में रहने के बाद अकल ठिकाने आई तो घर के रास्ते पर बाप को दिल पकड़ते देखा था। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया था। अस्पताल वालों ने पैसों के बगैर ऑपरेशन करने से साफ इनकार कर दिया। एसपी साहब बाजू की पट्टी बदलवाने अस्पताल आए थे, उसे देखकर रुक गए। बाप तो दौरान ऑपरेशन ही दम तोड़ गया, मगर वो उनका कर्जदार हो गया था। तालीम मुकम्मल की और उन्हीं के मातहत इंस्पेक्टर भर्ती हो गया। एसपी साहब इतने सख्त थे नहीं जितने लगते थे, वो इतना बुरा था नहीं जितना उस दिन बन गया था। उनका सख्त खोल चटका तो अलियार ने भी सर झुका दिया था। होते हैं कुछ लोग जिनके लिए दिल कहता है कि ये रहनुमाई करें, रास्ता दिखाएं। अमर उन्हीं लोगों में से था। उसने कहा नहीं, मगर अलियार उसके पीछे चल पड़ा था। उसकी हर बात को हुक्म समझकर सरे तस्लीम खम करता, उसके लिए जान देने और जान लेने को तैयार। ऑफिस के दरवाजे पर होती दस्तक ने उसे हाल में लापटका। उसने माथे पर बल डाले अंदर आते हुए जैन को देखा। मसरूफ तो नहीं थे आप? वो उसे कुछ शर्मिंदगी और तजबजुब का शिकार लगता था। अमर के इशारे पर उसके मुकाबले रखी हुई कुर्सी खींचकर बैठ गया। हाशिर के सिलसिले में बात करनी थी आपसे। सुन रहा हूँ। कुर्सी से टेक लगाए वो संजीदगी से जैन को देखता था, जो बोलने के लिए अल्फाज ढूंढ रहा था। बाबा से बात हुई है, वो पेशावर से खुद तो नहीं आ पाए, लेकिन पैसों का इंतजाम कर दिया है। कुछ कैश दिया है और अपनी एक गाड़ी की चाबी। 1 घंटे के अंदर अंदर शहरियार साहब ने अपने लाडले बेटे की रिहाई का बंदोबस्त कर चुके थे। वो लाखों का मकरूज हो या करोड़ों का, था तो उनका चहीता छोटा बेटा ना। अमर को अंदर कहीं आग का कोई शोला भड़कता हुआ महसूस हुआ था। दर्द की टीसी उठी थी। अपने बाप को यह नहीं बताया कि वो सिर्फ जुए की वजह से लॉकअप में बंद नहीं है। उसके तीखे लहजे पर जैन चौंक उठा था। पेशानी शिकन ज़दा हुई। मामला शॉर्ट आउट हो गया है। मैंने उन आदमियों को पैसे भी दे दिए हैं, तो आपके पास हाशिर को लॉकअप में रखने का क्या जवाब है? वो उलझा। शायद तुम यहाँ थे और नोटिस घर पहुंचा है तभी देख नहीं पाए। हाशिर को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है। हरेसमेंट का केस है। अपने बाप से कह देना उनका लाडला बेटा आजकल में तो बाहर नहीं निकलेगा। जैन की आंखों में हैरत उतरी, फिर दर्द अपने पंजे गाड़ कर बैठ गया था। बाबा हाशिर के लिए सब लुटा देंगे, ये बात खान भाई भी जानते थे, तभी एक बार पर बस नहीं की थी। क्यों कर रहे हैं भाई? हाशिर ने क्या बिगाड़ा है आपका? शिकायत के बिना नहीं रह पाया था। मेरी बीवी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारे बाप का? कत्थई आंखों में दूर दूर तक बेरहमी ही बेरहमी थी। जैन के गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई। सर झुकाकर बहुत सा थूक निकला। बाबा बस सरदारी चाहते हैं, उन्हें उनका हक चाहिए। हक लेने से पहले देना भी होता है। तुम चाहते हो मैं 3,000 घरों पर मुश्तमिल गांव ऐसे शख्स के हवाले कर दूं जो अपनी औलाद को उसका बुनियादी हक भी नहीं दे पाया? हर लफ्ज, हर अंदाज, सारा का सारा अम्र उसे काटता जाता था। कल रिहाई मिल जाएगी? वो थक गया। मीरा की पेशे तक मेहमान है वो मेरा। पुलिस का मेहमान, पाकिस्तान की पुलिस का मेहमान। हाशिर अपने पैरों पर चलकर घर नहीं पहुंच पाएगा। जैन तासुफ से उसे देखकर खड़ा हुआ था। तकरार बेसूद थी। मुझे सॉरी भी कहना था आपको। वो जाते जाते रुका। किस लिए? भाभी से बदतमीजी की थी मैंने। मुझे लगा वो बताएंगी और आप मेरा कान खींचेंगे, लेकिन शायद उन्होंने नहीं बताया। मैं रेस्टोरेंट की वजह से फ्रस्ट्रेट था, जो मुंह में आया कहता गया। उसने एक ही सांस में सारी बात कह डाली थी। कुछ पल में खामोशी की नजर हुए थे, फिर अमर कुर्सी छोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया। हाथ पैंट की जेबों में डाले, संजीदा सपाट सर्द आंखें उसके आंखों में गाड़ दी। अपना गुस्सा मेरी बीवी पर निकालने से बाज रहना। उसका ज़र्फ है कि वो सह गई। मेरी मोहब्बत है कि जबान खींच लूंगा तुम्हारी। जैन ने अपने दिल सुकड़ता महसूस किया। होंठ खुश्क हो गए। गर्दन की गिल्टी बार बार उभर कर मालूम हुई थी। सर को सलाम के अंदाज में खम देकर वो बाहर चला गया था। अमर ने गर्दन घुमाकर बंद दरवाजे को देखा, फिर गहरा सांस भरकर अपनी कनपट्टी को मसला था। अंदर से उठते हुए दर्द की टीसें सर का आहता करने लगी थी। अलमीरा को सफर की थकावट उतारने का मौका नहीं मिला था। सुबह 10 बजे घर पहुंची तो 11 बजे यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई थी। लगातार 2 लेक्चर्स दिए, लंच ब्रेक लिया और फिर दिन का आखिरी लेक्चर देकर वो 3:30 बजे फारिग हुई थी।
कैफे जाकर कॉफी पी, फिर अमर को मैसेज कर दिया कि लेने आ जाए। मैसेज करके वो गेट की तरफ आ गई थी। कुछ ही देर बाद सफेद एसयूवी ने गेट के आगे आकर हॉर्न दिया तो वह हैंडबैग उठाए बाहर निकल आई। गाड़ी का दरवाजा खोला तो उस पर नजर पड़ते ही अमर के लंबे साख्ते ही मुस्कुराहट में ढल गए थे। सफेद प्लाजो पर घुटनों से जरा ऊपर डस्टी रोज फ्रॉक नुमा टॉप में मलबूस हम रंग हिसाब ओढ़े मनमोहम अलमीरा। अस्सलाम वालेकुम। पहली बार था कि वह गाड़ी में बैठकर सलाम में पहल कर रही थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मुतबस्सम निगाहें उसके चेहरे का तवाफ करती थीं। ठीक, आप कैसे हैं? मैं अपनी बीवी को देखकर ठीक होता हूँ। उनके बर्जस्ता जवाब पर अलमीरा ने मुस्कुराहट छुपाने के लिए चेहरा खिड़की की तरफ कर लिया। अमर ने गाड़ी सड़क पर डाल दी थी। सफर कैसा रहा? सही था। उसके मुख्तसर जवाब पर उन्हें समझ नहीं आया कि अब आगे क्या पूछें। वो खुद भी तो कुछ नहीं बताती थी। कुछ पल खामोशी से गुजारने के बाद अमर ने विंड स्क्रीन से निगाह हटाकर उसे देखा तो उसे कश्मकश में मुब्तला पाया। कुछ बोलने की तगदो में कुछ भी ना बोल पाती अलमीरा। कुछ कहना है? उसने सर को जंबिश दी, फिर अल्फाज के चुनाव में जरा वक्त लिया। वो नताशा याद है आपको? हाँ, वो छोटी कैसी थी वो? लहजे में एकदम खुशगवारियत तर आई थी। ठीक थी। आवाज के साथ साथ चेहरा भी बुझ गया। क्या हुआ, कुछ कहा उसने? वो भावे मिलाए हुए उसे देखने लगे। नहीं, बस बता रही थी आपकी नंबर 1 फैन है वो, बेस्ट फ्रेंड है आप उसके। वो उन्हें देखने से गुरेज कर रही थी। शीशे के पार देखती धीरे धीरे दरवाजे की तरफ खिसकती जा रही थी। मैंने बगौर उसकी उन हरकतों को देखा था। डोंट टेल मी मीरा, तुम उस बच्ची से जेलस हो रही हो? उसका चेहरा एकदम सुर्ख पड़ा था, चोरी पकड़ी गई थी। आप उससे मेरी बातें क्यों करते थे? और किस किस से करते हैं? अब वो सारी की सारी उनकी तरफ घूम गई थी। यार, बच्चों से बंदा बच्चों की बातें ही करेगा ना। उन्हें परियों शहजादियों की कहानियों के बजाय मेरे पास उन्हें सुनाने के लिए बस अपने भालू की कहानी होती है जो बहुत खुशी से सुनते हैं वो। बचपन में कम ड्रामा तो नहीं थी तुम? बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट जब्त करते वो महसूस नजरों से उसके फूल चुके गालों को तकते थे। मुझे लगता था आप बस मेरे साथ इतना बोलते हैं। मैं पागल थी जो खुद को आपका एक्सेप्शन केस समझती रही। आतिशदान में जलती लकड़ियों की तरह चटकी थी वो। जाना, एक्सेप्शन केस हो तभी तो बस तुम्हारी बातें करता हूँ। आप बदल गए हैं, या शायद आप पहले से ही इतने घुन्ने मिसने थे। आए बड़े बेस्ट फ्रेंड। बच्ची है यार वो। अपना दिफा करने की छोटी सी कोशिश। खान बहुत क्यूट बातें करते थे आपकी। सुलगकर नताशा के अल्फाज दोहराए। अमर ने बेबसी से उसे देखा। तुम कितनी बेतुकी बात पर मुझसे लड़ रही हो मीरा? उसने आंखें बड़ी करके उन्हें घूरा, फिर हाँ के अंदाज में सर झटक कर दरवाजे की तरफ खिसक गई। मीरा, मान जाओ मेरा वाला अंदाज। अब की बार वह बिल्कुल दरवाजे के साथ लग गई थी। अमर ने विंड स्क्रीन से नजर हटाकर उसे देखा, फिर दानिस्ता तौर पर दरवाजा लॉक कर दिया। चिढ़ ही तो गई थी वो। लाल भभू का चेहरा लिए उनकी तरफ घूमी थी। क्या बच्चों की हिफाजत के लिए गाड़ी लॉक रखनी चाहिए? गिर ना जाओ। अमर खाना। वह दबा दबा चीखी। उसे जिस होते हुए देखकर अमर हंस पड़े थे। तुम दूसरों के बच्चों के साथ इतना मुकाबला कर रही हो, हमारे बच्चों के साथ तो झगड़ पड़ोगी। खामोशी, गहरी खामोशी। उसका बाकी का सारा सफर शीशे के पार सड़क को देखते हुए कटा था। अमर गाहे बगाहे मुतबस्सुम निगाहें उस पर डालते रहे थे। ऐसी बेतुकी बातों पर लड़ती रहे ना वो। खुश रहेंगे अमर। जरा देर बाद गाड़ी एक डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक के बाहर रुकी थी। कुछ भी पूछे बिना ही वो सीट बेल्ट खोलकर नीचे उतर गई। अमर उसे साथ लिए अंदर आए थे क्योंकि डॉक्टर की टाइमिंग ही शाम 4 ता 8 थी, तो ज्यादा नहीं मगर रश था। काउंटर पर खड़े हुए होकर उन्होंने पर्ची बनवाई थी। उस वक्त तीसरा नंबर अंदर गया था। उनका नंबर 5वां था। वो वेटिंग एरिया में रखी हुई कुर्सियों में से एक पर बैठ गए। हाथ दिखाओ। उन्होंने अपना हाथ आगे किया। उसने दायां हाथ उनकी हथेली पर रख दिया। अंगूठे के अलावा चारों उंगलियों में बारीक नाजुक सिल्वर के रंग की अंगूठियां थीं। हथेली का जख्म मुकम्मल तौर पर भर चुका था। निशान गहरा था। उन्होंने अंगूठे से निशान को सहलाया था। मेरी जिंदगी का एक हिस्सा इसी फिक्र में गुजरा है कि मेरा खानम की चोटें निशान न छोड़ जाएं। इतना जख्मी क्यों होती हो तुम? वो उसकी आंखों में आंखें डाले पूछ रहे थे। हाँ, मैं तो शौक से जख्मी होती हूँ। खुद लोगों को कांस देती हूँ। पकड़ो, मारो मुझे। हाथ खींच लिया गया। वो उसके जले कटे जवाब पर ठंडी आह भर कर रह गए। या तो तुम बोलती नहीं हो, बोलती हो तो ऐसे जले कटे जवाब देती हो कि तुम्हारी खामोशी इनाम लगे। बहुत मसले होने लगे हैं ना आपको मुझसे। चली जाऊंगी। प्योर मीरा स्टाइल था। वह सर झटक गए। थोड़ी देर में ही उसका नंबर आ गया था। वो डॉक्टर के पास ऑफिस की तरफ बढ़ गई। अमर वहीं बैठे उसे जाता हुआ देखते रहे थे। डॉक्टर ने निशान का मुआयना किया था, फिर चंद जेल्स लिख दिए थे।
मुश्किल से हम 15 मिनट बाद वो बाहर आ गई थी। टांग पर टांग चढ़ाकर बैठे हुए अमर मोबाइल देख रहे थे। उसे आता देखकर टांग पर चढ़ी हुई टांग उतारी। ये कुछ चीजें लेनी है। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन उनकी तरफ बढ़ाई थी। इतनी सारी दवाएं? वो हैरान हुए। ओहो, दवाई नहीं है, सर नफी में हिलाती वो उनके बराबर में बैठी। ये क्रीम है, हाथ पर लगानी है। और ये हेयर सीरम लिखवाया है मैंने। टेंशन की वजह से हेयर फॉल की शिकायत हो रही है मुझे। टेंशन पर जोर देकर बताया गया था। वो समझ गए थे टेंशन से मुराद वो थे। और ये पिंपल नजर आ रहा है आपको मेरी नाक पर? नाक की तरफ इशारा किया गया। उन्होंने गौर से देखा तो एक छोटा सा पिंपल नजर आ ही गया था। ये भी टेंशन की वजह से है। ये क्रीम इसके लिए है और इंसोम्निया के मरीजों के लिए। रात देर तक जागने की वजह से आंखों के नीचे हल्के पड़ गए हैं, ये इनके लिए। और ये फेस वॉश। और मीरा? हैरान व परेशान अलीमिरा कुछ बोलते बोलते रुक गई। तुम क्या ठान कर ही गई थी? फीस वसूल करके ही आनी है। इतने अरसे बाद कोई मेरा ख्याल करके मुझे हॉस्पिटल लाया है, ऐसे कैसे बस निशान दिखाकर आ जाती? उसका अंदाज कहता था बरसों तनहा अस्पताल के चक्कर लगाकर थक चुकी थी वो। तेज बुखार हो या दर्द जान निकालता हो, अलीमिरा को हमेशा किसी की जरूरत महसूस होती थी। कोई तो हो जो उसे बैठने का कहकर खुद को कतार में लगकर उसके लिए डॉक्टर का नंबर ले, फिर वेटिंग एरिया में उसके साथ बैठकर बारी का इंतजार करे, मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ला कर दे। ऐसी छोटी छोटी नेमतों के लिए जो बहुत सौ के लिए बहुत आसानी से मौसर थी, वो बचपन से तरस रही थी। बैठो तुम, मैं ले आता हूँ, कहकर वो उठ गए। और सुने, आपकी नींद की गोली कितने एमजी की होती है? 1000। क्यों? उनके माथे पर बल पड़े थे। 500 एमजी वाली लेकर आइएगा। हम खशखश वाला तजुर्बा कर रहे थे ना, डोज कम करते जाएंगे साथ में। वो उसे देख कर रह गए। सर को जंपिस देकर चले गए। अलमीरा ने उनकी पुर्श देखते हुए कुर्सी से टेक लगा ली थी। अमर को गए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि एक खातून उसके बराबर में आकर बैठ गई। उसने उनका चेहरा देखने की सहमत नहीं की, खामोशी से सफेद टाइलों को घूरती रही, यहाँ तक कि उस खातून की आवाज कानों में पड़ी। सुना है 4 दिनों बाद पहली पेशी है तुम्हारी? ये आवाज, वो ये आवाज कैसे भूल सकती थी? खबरों में सुनी थी, चेहरा भी वही था। बिना किसी मुलाकात, बिना किसी मुलाकात, बिना किसी बात के वो चिढ़ती थी उस लड़की से। गुलबानों के बाद दूसरी लड़की जिसका सर फाड़ने को दिल करता था। ये भी सुना है कि केस का अंजाम वाज़ेह है, फैसला एसएसपी साहब की मर्जी से होगा। वो टांग पर टांग चढ़ाई बैठी थी। उसकी सुर्ख हील्स 3 इंच की थी। बीच पैंट पर नेवी ब्लू फॉर्मल शर्ट पहन रखी थी। आस्तीनें कोहनियों से जरा नीचे तक चढ़ा रखी थी। एक कलाई में घड़ी, दूसरे में नाजुक ब्रेसलेट था। गले में नफीस पेंडेंट, सियाह बाल कमर पर गिरते थे। चेहरे पर वही असली पुरएतमाद मुस्कुराहट। मैंने आपको अपने साथ इनफॉर्मल होने की इजाजत कब दी? गर्दन मोड़कर उसकी आंखों में आंखें डाले इत्मीनान से पूछा गया। लिली मुस्कुरा दी थी। यू आर टू मेस्ड अप फॉर दिस बिग टॉक। सुर्ख लिपस्टिक से सजे हुए होठों पर दौड़ती हुई मुस्कुराहट में तंज का तासुर घुला। एम आई? केस का फैसला तो मेरे हक में हो चुका। हैरत से पूछकर मासूमियत से मुस्कुराती थी वो। लिली तमस्कराना हंसी हंसी। यू रियली आर समथिंग। तुमसे मिलने का बहुत इश्तियाक था। देखना चाहती थी कि ऐसा क्या है तुम में जो तुम्हारे आगे एसएसपी साहब को कुछ देखने नहीं देता। लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं देखना चाहती थी लिली। तुम उन लोगों में से हो जो जब हारने लगे तो मगलजात बकने लगते हैं। मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत गालियां देने वाले लोगों से है। वो सामने देख रही थी आते जाते लोगों को और उनके पार खाली सफेद दीवार को। आह, इसके लिए मैं माजरत नहीं करूंगी। तुमने मुझसे बहुत कीमती शय छीनी है। तुमने मुझसे अमर को छीना है। मुस्कुराहट में एतमाद और तल्खी के साथ साथ दुख का आंसर भी खुल गया था। अलमीरा की नजरें सामने से आते अमर पर ठहरी। दाएं हाथ में मेडिकल स्टोर का शॉपर पकड़े वो मोबाइल कान से लगाए हुए किसी से बात कर रहे थे। दरमियान में बहुत फासला था, इतना कि वो उस तरफ मुतवज्जा नहीं थे। वो वापस लिली की तरफ मुतवज्जा हुई। जिंदगी में कुछ लोग बहुत चाहने के बावजूद भी हमें नहीं मिलते। वजह बस कोई एक होती है, या हम उन्हें डिजर्व नहीं करते या वो हमें। और बात यह है लिली कि अमर खाना को तुम डिजर्व नहीं करती। ही इज टू गुड फॉर यू। लम्हों में उसके चेहरे का रंग तब्दील हुआ था। अलमीरा उछटती निगाह उस पर डालकर उठ खड़ी हुई थी। लिली वहीं बैठी रही। इतनी हिम्मत नहीं हुई कि गर्दन मोड़कर उसे जाता देख सके। जी, उनसे बात हो गई थी मेरी। फोन पर किसी से बात करते अमर उसे करीब आता देखकर वहीं ठहर गए थे। वो आई तो उसे साथ लिए बाहर की तरफ बढ़ गए थे। राहदारी अबूर करके कोई 7-8 जीने उतरने थे क्लिनिक से निकलकर सड़क तक पहुंचने के लिए। वो उन्हीं जीनों के पास पहुंचे थे जब कोई उसके बराबर से गुजरा था, बिल्कुल बराबर से। अलमीरा ने उसे नहीं देखा। सामने सड़क के किनारे खड़ी
हायाबुसा को देखकर वो चौंकी थी। अमर कुछ कह रहे थे, वो नहीं सुन पाई। सेकंड के 1000वें हिस्से में वो मुड़ी थी, निगाहें हसूम की तरफ बढ़ते हुए लड़के की पुष्ट पर ठहरी। सिया लेदर की जैकेट, गहरे सिया बाल जिनमें हाथ चलाकर उन्हें बेतरतीब किया गया था। फिंगरलेस दस्ताने वाले हाथ में हेलमेट पकड़ा था। वो उसके जूतों तक नजर झुकाती हुई उससे पहले ही वो भीड़ में कहीं गुम हो गया था। वो वहीं खड़ी रही, गुमागू की कैफियत में, कश्मकश का शिकार। बेध्यानी में वो जीने उतरने लगी थी, जहन वहीं अटक रहा था। पाँव उठाया तो जीने पर पड़ने के बजाय हवा में मौलिक रहा। वो मुंह के बल गिरने लगी थी कि अमर ने बाजू से सहारा देकर उसे संभाला था। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अभी एक चोट दिखाकर निकली हो, दूसरे की तैयारी भी शुरू कर दी। एक हाथ कान पर लगे मोबाइल पर रखे, दूसरे से उसे सीधा खड़ा किया था उन्होंने। वो सर झुका गई। मेरा है, आप क्या कह रही थी? वो वापस फोन की तरफ मतवज्जा हो गए। अलमीरा गुमसुम निगाहों से सड़क को देखती उनके पीछे चल पड़ी थी। उसके दिन की शुरुआत ही बुरी हुई थी। रात बीवी से झगड़ा कर कर सोने का नतीजा ये निकला था कि सुबह बगैर नाश्ते के काम पर आना पड़ा। कंस्ट्रक्शन साइट पर पीले रंग का हेलमेट पहनकर पढ़ा लिखा मजदूर बनना आज से पहले कभी इतना मुश्किल नहीं लगा था। पहले तो सोचा कि किसी ढाबे से नाश्ता कर लिया जाए, लेकिन फिर जी मार कर काम पर लग गया कि वैसे भी थोड़ी देर में सबके लिए चाय आने वाली थी। शौमई किस्मत, शाम के 5 बज गए और चाय न आई। सर दर्द से फटने लगा तो सब भाड़ में झोंक कर ढाबे की तरफ चल दिया। जिस इमारत में वो काम कर रहे थे वो आबादी से ज़रा अलग थलग थी। इमारत के साथ बाईपास लगता था तो रश भी कुछ ज़्यादा नहीं होता था। वो दाढ़ी खुजाता नजरें इर्द गिर्द दौड़ाता हुआ फुटपाथ पर चल रहा था। हर 1-2 मिनट में 2-4 गाड़ियां जूं करके गुजर जाती। होना तो यूं चाहिए था कि पीछे से जो लैंड क्रूज आ रही थी वो भी गुजर जाती, मगर वो उसके बिल्कुल बराबर में रुक गई थी। खुदा जाने क्यों, मगर उसके भी उठते कदम रुक गए थे। पैसेंजर सीट का दरवाजा खुला और पिस्तौल लटकाए हुए एक आदमी बाहर निकला। वो डरकर 2 कदम पीछे हटा था। साहब बात करना चाहते हैं, गाड़ी में बैठो। भारी आवाज कानों में पड़ते ही उसे अपनी पसली में पिस्तौल की नाल चुभती हुई महसूस हुई थी। बहुत सारा थूक निकलकर वो गाड़ी की तरफ बढ़ा। सिया रंग के ट्राउजर जैकेट में मलबूस शख्स ने पिछली सीट का दरवाजा खोला था। वो अंदर बैठ गया। दरवाजा बंद हो गया। उसने डरते डरते गर्दन घुमाई थी। नजर बराबर में बैठे शख्स पर टिकी। सिया कोट पैंट में मलबूस, गोद में रखे हुए आईपैड पर उंगली फेरता वो शख्स शक्ल से लगभग 50 का लगता था। सुना है अदालत में मेरी बहू के खिलाफ गवाही दोगे तुम? उनकी भारी आवाज सुनकर उसके रीढ़ की हड्डी में सरसराहट दौड़ गई थी। नहीं जी, एसएसपी साहब ने मना कर दिया है, डरते डरते जवाब दिया। मुस्कुराहट धीरे से उनके लबों को छू गई। ये बयान अदालत में दे सकते हो? आईपैड की रोशन स्क्रीन तारीख हुई। गर्दन तिरछी करके उसे देखा। वो कांप कर रह गया। क्या जी? यही कि एसएसपी खानजादा का वाहन पर दबाव डालकर बयान बदलवा रहे हैं। वो चौंका। लेकिन वो आपकी बहू, एसएसपी साहब के वालिद है ना आप? बेसाख्ते ही जबान फिसली। उस हरामजादे को छोड़ो, जितना कहा है उतना करो। तुम्हारी बीवी का नाम समिया है ना? बेटा तामीर पाकिस्तान में पढ़ता है और बेटी सना अभी 2 साल की हुई है। मुझे नहीं लगता तुम्हारी सिवा कोई उनका है। है क्या? उसने तेजी से सर नफी में हिलाया। मैं बयान दे दूंगा, मेरे बच्चे को कुछ मत कहिएगा। उसने हाथ जोड़े थे। वो गर्दन वापस सीधी कर गए। आईपैड की स्क्रीन रोशन हुई थी। दरवाजा खोला। वही पिस्तौल वाला शख्स सामने खड़ा था। उसे गिरेबान से पकड़कर झटके से नीचे पटका। वो वजन नहीं संभाल पाया था। घुटनों के बल फुटपाथ पर गिरा था। दरवाजा बंद हो गया। वो शख्स पैसेंजर सीट की तरफ बढ़ गया। गाड़ी जिस रफ्तार से आई थी उसी रफ्तार से चली गई। वो लोग पीछे लैंड क्रूज को जाते हुए देखता रहा। एसएसपी के खिलाफ बयान देना यानी जिले की सारी पुलिस से पंगा लेना। लेकिन बीवी बच्चों का क्या करे? उनके पास तो कोई और सहारा नहीं था। बेबसी से उसने कई आंसू अंदर उतारे थे। एसएसपी खानजादा के बारे में जितना सुना था उससे इतना तो जानता ही था कि एसएसपी साहब बेगैरत नहीं थे। कोई कितना ही बुरा कर ले, वो औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं डालते थे। फैसला हो चुका था। बैरिस्टर जमाल से वो पहली बार अदालत में मिली थी। माँ की दूसरी शादी के बाद आगाजान ने उसकी कफालत की जिम्मेदारी लेना चाहिए तो माँ ने साफ इनकार कर दिया था। वो चुप कर गए। हर बार वो छुट्टियों पर आती तो उसकी नई चोटों को देखकर भी खामोशी रहे। खाना उनसे कई बार लड़े थे। दोनों में अच्छी खासी बहस हुई थी, मगर नतीजा सिफर। फिर एक दिन जब उसने जख्मों से चूर वजूद को घसीटते हुए दरवाजा खोला और सीधा आगाजान के सीने से लगी थी तो अदालत में केस भी गया और वो जीत भी गए। बैरिस्टर जमाल ने उसका केस लड़ा था। उसे लोगों के चेहरे, उनके नाम याद नहीं रहते थे। उनका भी नहीं था।
अमर ने कहा, ये बैरिस्टर जमाल हैं जिन्होंने तुम्हारा केस लड़ा था। उसने मान लिया कि ये वही हैं। ये उनकी दूसरी मुलाकात ठहरी। बैरिस्टर जमाल सियाह कोट पैंट में मलबूस, आम सी शक्ल व सूरत के हामिल थे। सर और दाढ़ी के चंद बालों में चांदी उतर आई थी। वो उसके सामने बैठे थे। दरमियान में मेज थी जिस पर उन्होंने चंद फाइलें रखी थी। शाम का वक्त था तो रेस्टोरेंट में भी फिलहाल कुछ खास रश नहीं था। उसके इर्द गिर्द कई मेजें खाली थीं। उन्हीं दो तीन खाली मेजों को छोड़कर कुछ फासले पर अमर बैठे थे। उनके चेहरे की तरफ बैरिस्टर जमाल की पुष्ट थी। वो सर झुकाए मोबाइल पर मसरूफ थे। उसने निगाहों का रुख वापस बैरिस्टर जमाल की तरफ किया जो उसकी तवज्जो चाहते थे। 4 दिनों बाद आपकी पेशी है, अमर ने बता दिया होगा। नहीं, उन्होंने नहीं, लीली ने बताया था। केस कुछ ज़्यादा पेचीदा नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह फैसला आपके ही हक में होगा। ये बात भी वो जानती थी, तभी खामोश रही। बिना किसी जंबिस के उन्हें देखती रही। मैंने आपका बयान पढ़ लिया है, उसके बावजूद मैं चाहता हूँ कि आप खुद बताएं उस रात क्या हुआ था। उन्होंने पूछा। वो ज़रा ठहरी, फिर सब बता दिया। वही सब जो अमर को बताया था, वही जो बयान में लिखा था। सब कुछ जहन की स्क्रीन पर फिल्म की तरह चलता गया और वो उस फिल्म को देखती सब जबानी दोहराती गई। वो तवज्जो से उसे सुनते रहे। इख्तिताम पर पहुंचने ही वाले थे कि आवाज़ हल्की सी लर्ज गई। आंखों के किनारों पर नमी आन ठहरी। सब कह डाला तो नम सांस अंदर उतारी थी उसने। यही सब आपने अदालत में बताना होगा अलमीरा। आपको किसी के प्रेशर में नहीं आना, दिमाग हाजिर रखते हुए हर सवाल का जवाब देना है। ये कुछ मुतवक्का सवालात हैं जो प्रोसिक्यूटर आपसे कर सकता है। आप इन्हें देखें, मैंने जवाब भी लिख दिए हैं। ये जवाब देंगी आप? उन्होंने एक फाइल उसकी तरफ खिसकाई। उसने फाइल की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, खामोशी से उन्हें देखती रही। अदालत में आपके खिलाफ गवाहान पेश किए जाएंगे। उनके अलावा कोई ऐसा सबूत नहीं जो साबित कर सके कि धक्का आपने दिया है। अगर गवाहान की गवाही काबिल कबूल ना रहे तो केस बहुत आसान है। अमर नहीं चाहता कि केस हादसा कहकर बंद कर दिया जाए, बल्कि मजीद तफ्तीश के ऑर्डर जारी हो। किरण के साथ जो वाकया अस्पताल में हुआ है उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हम। इसीलिए अलमीरा, आपने किसी के दबाव में नहीं आना। प्रोसिक्यूटर आपके किरदार पर भी आ सकता है, हर घटिया बात कर सकता है। खुद को कमज़ोर मत पड़ने दीजिएगा। अपने लिए, किरण और उसके बच्चे के लिए। गोद में रखे हाथ रगड़े गए। नजरें हनूज उन पर थीं। आंखों में उतरती हुई सुर्ख छुप ना सकी। वो बहुत कुछ कहते रहे। उनके होठों की जंबिस देखती वो खामोशी से उन्हें सुनती रही, यहाँ तक कि उनकी बात खत्म हो गई। कोई सवाल? पेशवाराना अंदाज में मुस्कुराते हुए पूछा गया। उसने अस्पात में सर हिलाया। गवाहान की गवाही काबिल कबूल सिर्फ इस सूरत में नहीं रहेगी, वो कंट्राडिक्टरी हो। क्या खाना? उनकी गवाही में पहले से ही बहुत सी मज्जात बातें हैं अलमीरा। वो उसकी बात काट गए। कोई भी गवाह ऐसा नहीं जो 99% श्योर हो कि धक्का आपने दिया था। किसी ने सुन लिया, किसी ने गढ़ लिया, किसी ने अखस किया है क्योंकि पीछे आप खड़ी थी। आपका वहाँ खड़ा होना हरगिज साबित नहीं करता कि धक्का आपने दिया था। उनसे जो बयानात लिए गए हैं उनमें ही बहुत से झोल नजर आ रहे हैं। अमर ने सिर्फ उनके तादाद में इजाफा किया है ताकि किसी किस्म का कोई मसला ना हो। कितनी आसानी से वो एक गलत काम की बुराई को कम कर गए थे। उसे मुतमईन कर लिया। मुझे कुछ और भी पूछना है बैरिस्टर साहब। कुछ देर के वक्फे से कहा गया। आगा जान ने अपनी वसीयत में कोई ज़मीन मेरे नाम की थी? गैर मुतवक्का सवाल पर वो चौंके थे। आगा जान की मौत पर जब वो वसीयत सुनाने आए थे तो अलमीरा वहाँ नहीं आई थी। अब अचानक इतने सालों बाद वो उसे वसीयत क्यों याद आई जो उन्हें भी भूल गई थी? शायद नहीं। गोद में रखे दाएं हाथ की नाखून से बाएं हाथ की हथेली खुरसी गई। हवेली में आपका हिस्सा था, एक घर आपके नाम था, लेकिन जमीन अमर और मुजाहिद खान की थी गालिबन। वो सुन रह गई थी। शेरदिल इतने सालों से जो रकम जमीन का मुनाफा कहकर उसके अकाउंट में भिजवाता रहा था, वो कहाँ से आ रही थी फिर? एक और काम है मुझे। जाने क्यों उसका सांस फूलने लगा था, धड़कनें सुस्त पड़ती रही थी। मेरी और अमर के तलाक के कागजात तैयार करवा दें। अल्फाज लबों से आज़ाद हुए तो उसे महसूस हुआ पाँव के अंगूठे से धीरे धीरे जान निकलती रही है। बैरिस्टर जमाल को लगा उन्हें सुनने में गलती हुई है। इसे मेरे और आपके दरमियान राज रहने दीजिएगा। केस का मामला निपट जाए तो मैं कागजात आपसे ले लूंगी। रेस्तरां के बाहर इशा की आजानें सुनाई देने लगी थी। वो हैरत से उसे देखते गए तो सर झुकाए बैठी थी। एक जख्म भरा था तो दूसरा खरोच रही थी। उन्हें अपने अंदर और बाहर मौत सी खामोशी महसूस हुई थी। सरसराती, लर्जा देने वाली खामोशी। रात का अंधेरा फैलने लगा था। इक्का दुक्का लोग आना शुरू हो चुके थे। बैरिस्टर जमाल जा चुके थे
उनकी खाली कुर्सी के पार 2 मेजें छोड़कर बैठे अमर हनूस मोबाइल पर मसरूफ थे। स्याह प्लेटेड पैंट पर हम रंग स्ट्रिप शर्ट में मलबूस अम्र, शर्ट के आस्तीन फोल्ड किए हुए थे, कलाई में चमकती हुई सिल्वर घड़ी और कुछ गुरूर से पेशानी को साया करते हुए बाल। वो उनके कानों में लगे एयरपोर्ट्स देख सकती थी, चेहरे पर छाई हुई संजीदगी को भी। धीरे धीरे उनका चेहरा धुंध में लिपटता जा रहा था, हलक में कुछ नोकेला सा चुभने लगा था। हवेली से निकली थी तो गर्दन तान कर निकली थी कि जो करेगी खुद करेगी। आगा जान से अपना हक लिया था, एहसान नहीं। तभी आज तक उसी बात का गुरूर था कि जहाँ खड़ी थी अपने बलबूते पर खड़ी थी। फिर ये गुरूर टूट गया, जिसे हक समझा वो एहसान निकला और वो उन एहसानों के बोझ तले कुचली गई थी। उसे अपना आप हकीर महसूस हुआ था। उनसे शिकायत हुई थी, जिसको पीछे छोड़कर आई थी वो तो हमेशा साथ खड़ा था, बल्कि 2 कदम आगे। जिसको कातिल कहकर निकली थी वही चारागर बना था। इसे किस्मत की सितम ज़रीफी कहे या कोई नेमत समझे, जो भी था सर झुकाकर आंसू के साथ पी गई वो। होंठ किसी छोटे बच्चे की तरह कपकपा गए थे। नम सांस अंदर उतारकर कुर्सी धकेल कर वो उठ खड़ी हुई। सुस्त रवि से कदम उठाती उनके पास चली आई। वो सामने खड़ी हुई तो मोबाइल पर झुका सर उठा, आंखों में नरमी उतरी, लब मुस्कुराहट में ढल गए। बैठे खानम। खानों से एयरपोर्ट्स निकालकर डिब्बी में रख दिए थे। वो उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। क्या खाओगी? मुझे भूख लगी है, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अमर ने मेन्यू कार्ड उठा लिया। अलमीरा जवाब नहीं दे पाई थी, बेध्यानी में चुपचाप उन्हें देखती रही थी। उन्होंने खुद ही कुछ ऑर्डर कर दिया था। तबीयत ठीक है तुम्हारी? उसका सफ़ेद पड़ता हुआ चेहरा देखकर उन्होंने पूछा था। वो सर को संबिस दे गई। चेहरा का रंग उड़ा हुआ है, बीपी तो लो नहीं हो गया? नब्ज देख लूं? उसका सर नफी में हिला था। वो उन्हें कभी भी अपनी नब्ज नहीं देखने देती थी। पानी? अमर बुरा माने बिना ही पूछ रहे थे। खाना? हलक में अटकता हुआ आंसू का गोला नीचे धकेला तो आवाज भर आ गई थी। मुझे आपको कुछ बताना है। उसे उनसे कुछ पूछना था। वो सारे के सारे उसकी तरफ मतवज्जा हो गए। उस दिन हॉस्पिटल में मुझे नहीं मालूम मैंने क्यों कहा कि किरण को धक्का मैंने दिया था। वो उनसे जमीन के मुतालिक बात परिश करना चाहती थी, फिर ये बात कैसे निकाल बैठी। वो रुक गई, पलक झपकाकर उन्हें देखा। उनकी नजरें आगे बोलने पर उकसा रही थी। उसने थक कर दोनों कोहनियां मेज पर रखी। खाना? मैं नहीं जानती मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है मैं देखती हूँ धक्का मैंने दिया था। आवाज रुंध गई, उनका चेहरा डुबडुबा गया। मैं ख्वाब में वो देखती हूँ जो लोग कहते हैं। वो कहते हैं किरण को मैंने मारा है, तो मैं ख्वाब में उसे मार रही होती हूँ। यूँ लगता है सब सच कहते हैं। मैं इतनी बुरी हूँ जैसे सबको लग रही हूँ। हन्नान ने कहा पेपर प्लेन्स, वो वही थे, और कैमरा भी। कैमरा में आपकी वैसी हालत थी जैसी किरण की थी। हन्नान जो कह रहा था सब सच था। उसने कहा था कि किरण को मैंने मारा है, और फिर मेरे हाथ किरण की पुष्ट पर थे और मैंने उसे धक्का दे दिया। मैं क्यों? बात मुकम्मल करना मुहाल हुआ। चेहरा तिरछा करके आंसू को छुपाया। मैं और किरण अच्छे दोस्त रहे हैं। मैं दोस्त नहीं बना पाती, आप जानते हैं। वो इकलौती दोस्त है मेरी और अजीज है मुझे। मैं क्यों उसे मारूंगी? वो इतनी अच्छी थी मेरे साथ, मेरा ख्याल रखती थी, उसे मेरी परवाह थी। फिर वो एक बेटे की माँ थी। वो अपने दूसरे बच्चे के लिए इतनी एक्साइटेड थी। हम साथ बैठकर उसका नाम सोचते थे। आप बताएं मैं उसे क्यों मारने की कोशिश करूंगी यार? वो फट पड़ी थी। पहले दिन से वो चाहती थी अमर उससे सवाल करे, वो पूछे तो वो सब बताती जाए। अमर सवाल करने के बजाय उसे मान देते रहे थे। उसी मान के चादर में लिपटकर तहफ़्फ़ुज़ और अपनायत के एहसास में घिरी वो अपना दिल उनके आगे खोल चुकी थी। अमर चाहते थे वो खुद उन्हें सब बताए। वो बिना रुके बताती गई और वो सुनते गए। हन्नान के साथ बस सलाम दुआ थी मेरी। मैं उसकी मौजूदगी में किरण के घर नहीं जाती थी, और अगर कभी वो घर मिल भी जाता तो मैं फ्रैंक नहीं होती थी। मुझे बुरा लगता था जब लोग वो सब बकवास करते हैं। मैं मनहूस हो सकती हूँ, मलून भी, लेकिन मैं बदकिरदार और कातला नहीं हूँ। खाना, आप शोहर हैं मेरे, आप बताए ना, कभी मेरे किरदार में कोई झोल देखा है आपने? घर में इतने मर्द हैं, जैन लाला शेर दिल हैं, ताया के इतने मेहमान आते हैं। मैं बुरी होती तो इतने दिनों में मेरी बुराई का अंदाज़ा किसी न किसी तरह तो हो जाना था ना। कोई मेरा यकीन क्यों नहीं करता? मैं थकने लगी हूँ अमर खाना, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ। मेरे इर्द गिर्द इतना शोर हो जाता है, सब मुझे गालियाँ दे रहे होते हैं। मेरा दम घुटता है। कभी कभी लगता है अब अगर किसी ने कहा कि ये भी तुमने किया है, ये भी,
मैं सब पर हाँ कहती जाऊंगी। आपको पता है उस दिन यूनी में नमकीन पानी का एक कतरा पलकों से झूलकर गाल पर लुढ़कने लगा था। अमर ने टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए थे। वो नहीं चाहते थे कोई उसे रोता हुआ देखे। वो नहीं चाहती थी वो इतने ज्यादा लोगों में कमजोर पड़े। उस लड़के ने सारी क्लास के सामने कहा कि मैं अपनी दोस्त के शोहर से इश्क में उस दोस्त का कत्ल किया है। उस दिन सब मुझे देख रहे थे। यूनी में जितने लोग हैं सब मेरी बात कर रहे थे और हन्नान मेरा गला दबा रहा था और मैं किरण को धक्का दे रही थी। खाना उसकी बस हो गई थी। सर झुकाया तो कई आंसू गालों पर लुढ़कते चले गए। वो तेजी से दोनों हथेलियों से अपने गालों को रगड़ती गई। बस या और कुछ बताना है? वो नरमी से उसे देखते रहे थे। अलमीरा ने हाथ में पकड़ा हुआ टिश्यू नाक पर रखकर सर नफी में हिलाया था। उन्होंने उसे अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने दी। उसने टिश्यू हाथ में भींचे, दोनों हाथ गोद में रखे। मीरा, इधर मेरी तरफ देखो वाला मीरा। वो नमनाक आंखों से उन्हें देखने लगी। तुम्हारी जगह कोई भी इंसान होता वो यही सब एक्सपीरियंस करता। सारी दुनिया जब आपके खिलाफ हो जाए तो एक वक्त आता है कि आप खुद पर यकीन भी डगमगाने लगता है। जब हॉस्पिटल के बेड पर किरण हो, जो अलमीरा की सबसे अच्छी दोस्त हो, जब हर दूसरा शख्स मगलजात बकने लगे जिनसे अलमीरा ट्रिगर होती हो, जब एक के बाद एक धचका मिले और दिल मेरी मीरा जैसा नाजुक हो, तो हाँ, यूं ही लगता है कि सब ठीक कह रहे हैं, सब हक पर हैं, बस मैं गलत हूँ। मी से बिल्कुल धीमी आवाज में, इतनी कि बस वो सुन सके। उसकी आंखों में आंखें डाले कह रहे थे। अलमीरा सुर्ख आंखों से उन्हें देखती हुई सुनती रही। दुनिया तुम्हारे साथ माइंड गेम खेल रही है मीरा। सब तुम्हें कमजोर देखना चाहते हैं। हर शख्स की ख्वाहिश है तुम उसे सही साबित कर दो, उस जुर्म का एतराफ कर लो जो तुमने नहीं किया। वो तुम्हें मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, तुम्हें घर से निकालकर, जैन के रेस्टोरेंट में आग लगाकर, तुम्हें हरेस करके, यूनिवर्सिटी में तुम्हारे लिए मसले खड़े करके वो तुम्हें मेंटली और इमोशनली थका रहे हैं। हन्नान ने कहा पेपर प्लेन्स, वो उस वक्त वहीं रखे थे। उसने कहा कैमरा, तुम्हें वो भी याद आ गया। किरण का चेहरा जख्म जख्म हुआ पड़ा था। हन्नान के हाथ तुम्हारी गर्दन पर हैं। वो तीसरी चौथी जो बात कहता तुम्हारा हाँ कहना लाजिम था। वो किरण को छोड़ो, किसी और के कत्ल का इल्जाम लगाता, तुम इकरार कर देती। मसला सारा। रुककर अंगूठे शहादत से अपने माथे पर दस्तक दी। दिमाग का है, वो तुम्हारे दिमाग में घुस रहा है। हर बंदा यहाँ घुसने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें जज्बाती तौर पर थकाकर, बार बार तुम्हारे सामने वही सब लाकर जिनसे तुम ट्रिगर होती हो। जाना, किसी को यहाँ तक रसाई मत दो। खुद पर यकीन रखो, अपनी और किरण की दोस्ती पर यकीन करो। तुमने नहीं मारा, तुम ऐसा कर ही नहीं सकती। ईमान ले आओ इस पर। लोग बहुत कुछ बकते हैं, वो झूठ बोलते हैं, इल्जाम तराशी करते हैं। हम उनकी किसी बात को दुरुस्त साबित नहीं करेंगे। समझ रही हो ना? वो समझ रही थी। इतने प्यार से अमर जो भी समझाते अलमीरा समझ जाती। मीरा, तुम में और हन्नान में एक चीज़ मुश्तरका है। तुम दोनों को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। तुम्हारे दिमागों तक रसाई बस चंद अल्फाज का खेल है। वो रुके, गौर से उसका चेहरा पढ़ा। वो तवज्जो से उन्हें सुन रही थी। मेज पर रखे हुए हाथों की हरकत भी थम गई थी। उन्होंने बात जारी रखी। दुनिया और जिंदगी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। तुम दोनों बहुत प्रेडिक्टेबल हो। कब, कैसे, कौन सा कदम उठाओगे सब समझ लिए जाते हैं। तुम दोनों को अगर कोई धमकाए तो बजाय इसके कि अपनी चीज़ को प्रोटेक्ट करो, किसी की मदद लो, तुम उस चीज़ से दस्तबरदार हो जाते हो। और यहाँ तुम लोग गलत होते हो। मेरी चीज़ है छीन कर दिखाए कोई, ये एटीट्यूड दिखाना होता है। फिर उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना होती है। वो ईशल को प्रोटेक्ट करने के लिए किरण की कुर्बानी देने को तैयार है। उसे लगता है तुम इकरार करोगी, किरण मर जाएगी तो ईशल मंजर से हट जाएगी, किरण का कातिल उसके पीछे नहीं आएगा। तुम भी यही कर रही हो, यही करती आई हो। ने लोगों से दस्तबरदार होकर उन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया जाता, उनके साथ खड़े होकर हालात का मुकाबला किया जाता है। खुद पर, अपने साथ खड़े लोगों पर, यानी मुझ पर यकीन रखो। हम लड़ लेंगे, हम मुकाबला कर लेंगे और हम ही सुरखरू होंगे। लोग जान जाएंगे मीरा खानजादे किसी की जान नहीं ले सकती। वो बस खाली खुली धमकियाँ देती है और ये सादत भी बस अमर को हासिल है। मीरा तो बीपी की मरीजा है। सिचुएशन बाद में डाउन होती है, ये पहले गिरती है। अलमीरा नम आंखों से मुस्कुराई थी। अमर उसके मुस्कुराने पर मुस्कुरा दिए। हिम्मत रखो जाना, बहुत बहादुर हो तुम। मैं जानता हूँ तुम्हें, सबसे ज्यादा जानता हूँ। लोग क्या कहते रहे हैं उनकी परवाह नहीं करो। मैं सबका मुंह बंद करवा लूंगा। खुद पर ध्यान दो, स्ट्रेस मत लो, माँ को सुकून दो, सोच सोच कर हल्का मत करो खुद को।
ठीक है ना? वो सर अस्पात में हिला गई थी। बिल्कुल ठीक। वेटर खाना रखने आए थे। वो खामोश हो गए। अलमीरा ने मेज पर रखे हुए हाथ खींच लिए। वेटर जा चुके थे। उसने दम पल के उठाकर उन्हें देखा। लबों पर मबहूम सी मुस्कान सजाए वो उसे ही देख रहे थे। वो नजरें चुरा गई, इर्द गिर्द देखने लगी। मुझे लगता था अलमीरा टाइम बम है जिसका टाइम इनविजिबल है, पता नहीं चलता कब फट पड़ती है। मैं गलत था। वो चौंक कर उन्हें देखने लगी। वो आगे हुए, दोनों हाथ बाहम मिलाकर मेज पर रखे। पश्चिम निगाहें उसके चेहरे पर टिकी। अलमीरा बहुत बहादुर है। बड़े बड़े रेंज वह अलम पर सब्र कर लेती है, लेकिन है तो इंसान ना। सब्र खत्म हो जाता है तो रो देती है, सुना देती है। सुन लिया जाए, कंधा दे दिया जाए तो कोई क्यों नुकसान करेगा। वो भी नहीं करती, ना अपना ना मेरा। वो भरपूर अंदाज में मुस्कुराए थे। वो उन्हें देख कर रह गई थी। अमर खाली ग्लास में पानी डालने लगे। पानी डालकर ग्लास उसकी तरफ खिसकाया। उसने खामोशी से ग्लास उठाकर लबों से लगा लिया। लगता हुआ तो अपना आप बहुत हल्का महसूस हुआ। बहुत सारा बोझ हट गया था, दिल से भी कंधों से भी। कुछ और? उन्होंने खाना शुरू करने से पहले तसल्ली चाही। मैं आपके पास आ जाऊं? उंगलियां चटकाते हुए बहुत हल्की आवाज में पूछा, इतनी हल्की कि वो मुश्किल सुन सके। बगौर उसे देखा। वो रोई नहीं थी, मगर गाल, नाक, आंखें बहुत हद तक लाल हो चुकी थी। तभी वो सबसे छुपना चाहती थी। आओ। वो अपनी कुर्सी छोड़कर उठ खड़े हुए थे। वो लब दांतों में दबाती उनकी छोड़ी गई कुर्सी मजीद दीवार की तरफ सरका कर बैठ गई। अमर उसके बराबर में बैठ गए थे। यानी महाले खास को रोते देखने की सादत भी बस मुझे ही हासिल है। वो गर्दन तिरछी किए मुतबस्सुम निगाहों से उसकी आंखों में झांकते थे। महाले खास मतलब? उनकी आंखें चमकी। हाथ उसकी कुर्सी में डालकर दरमियान में फासला घटाया तो वो बुरी तरह हड़बड़ाई थी। तुम? उसके चेहरे पर फोक मारकर चेहरे पर झूलती हुई लट उड़ाई थी। उसके गाल तब उठे थे। ये बात, रोने में क्या रखा है, ब्लश करती रहा करो बस। शरारत से कहकर वो उसकी प्लेट में खाना निकालने लगे। प्लेट उसके आगे करके वो अपनी प्लेट की तरफ मुतवज्जा हो गए। अलमीरा सुस्त रवि से सलाद मुंह में रख रही थी जब अमर ने कुछ याद आने पर खाने से हाथ रोक लिया। किस कैमरा की बात कर रही थी तुम? वो भी ठहर गई, चेहरे की रंगत फक हुई। यूनिवर्सिटी में एक पार्सल मिला था, उसमें था कैमरा। अमर गौर से उसकी पेशानी से फूटते हुए पसीने की बूंदों को तकने लगे थे। हन्नान को कैसे मालूम? शहद रंग आंखों में उलझन उतरी, फिर हैरत, फिर सवाल। वो कम फहमी से उन्हें देखने लगी। हन्नान को कैसे मालूम? ये उसने क्यों नहीं सोचा? वो हन्नान ने भेजा था। उसे अपनी आवाज कहीं दूर से आती सुनाई दी थी। अमर उसे देखकर रह गए थे। तुम मुझे सारी बात क्यों नहीं बताती? लहजे से खफकी झलकी। क्योंकि मुझे नहीं मालूम था वो कैमरा हन्नान ने भेजा है। वो क्यों भेजेंगे? उसमें आपकी तस्वीर थी और वो आपके सारे फेस प्रैक्टिस थे। और उससे बात मुकम्मल नहीं हुई। लब दांतों में दबाए बेबसी से उन्हें देखा। मुझे लगा कोई आपको यूज करके मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तभी तुमने लिली के मैसेजेस का भी नहीं बताया था। यानी कोई ब्लैकमेल करेगा तो तुम ब्लैकमेल हो जाओगी। उन्हें गुस्सा आया था उस पर। इतनी कम अकली तो नहीं थी वो। नहीं, कोई आपको यूज करेगा तो हो जाऊंगी। सर झुक गया। निस्रा लब दांतों में दबा लिया। वो गहरी सांस भरकर गर्दन गिरा गए। शहरियार साहब भी मुझे यूज कर रहे हैं? झुका हुआ बड़ा सा सर हाँ में हिला दिया। क्या कह रहे हैं? नहीं बताऊंगी। मुझे सच में गुस्सा आ रहा है तुम पर मीरा। खामोशी, तवील खामोशी। सर हनूज झुका रहा, नजरें गोद में टिके हुए हाथ पर, निस्ला लब दांतों में। तुम वाकई बेवकूफ हो। खाला को बताऊंगी, बेवकूफ भी कह रहे थे मुझे। झुका सर उठा, आंखें बड़ी करके उन्हें घूरा। उन्हें अपने कारनामे भी बता देना, शाबाशी देंगी। वो काटा और छुरी उठाकर अपनी प्लेट की तरफ मुतवज्जा हो गए। अलमीरा मुंह फुलाए उन्हें घूरती रही थी तो उन्होंने उसकी प्लेट मजीद उसकी तरफ खिसका दी। आई हेट यू। तनपन करती वो भी छुरी काटा उठा चुकी थी। हेट यू टू जाना। इतने ठहरे हुए लहजे, इतने पुरसुकून अंदाज में कहा कि आग ही तो लग गई थी उसे। झट से उनके बाजू पर चुटकी भरी। जंगली बिल्ली। वो तिल मिलाए। आई हेट यू मोर। आई हेट यू बहुत ज्यादा सारा। वो गुर्राती हुई बिल्ली को देख कर रह गए। ऐसे बिगड़े हुए लोगों का क्या किया जाए? बिगाड़ा भी तो खुद था। तभी सर झटक कर वापस खाने की तरफ मुतवज्जा हो गए थे। सफ़ेद एसयूवी मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरकर धूल उड़ाती हुई हन्नान के कैफे की तरफ रवा दवा हुई थी। बायां हाथ स्टीयरिंग व्हील पर टिकाए गाड़ी की रफ्तार तेज करता हुआ अमर जहन में कड़ी से कड़ी जोड़ रहा था। अलमीरा को अगर एतराफ़ जुर्म करवाना था तो यह काम गाजान का था। हन्नान के बीच में आ रहा था।
कब से? क्या किरण के कत्ल से? वो कैमरा कैमरा क्यों भेजा था उसने? ये देखें, ये सारी तस्वीरें बिल्कुल रियल लग रही है ना? अमर को कैमरा पकड़ाकर वो खुद भी उसके पास सोफे से टेक लगाकर नीचे बैठ गई थी। अमर ने गौर से हर हर तस्वीर को देखा था। खरगोश, बिल्ली, मेमना, तमाम जानवर को बेदर्दी से मारा गया था, यूं जैसे तड़पाना मकसूद रहा हो। उनके मुंह से निकलती हर सिसकी तस्कीन का बाज बनती हो। लग तो रियल ही रही है। तुमने चेक किया? उसने झट सर हिला दिया। पहले खुद किया, फिर कंफर्मेशन के लिए अपने एक कॉलीग को दिखाई थी। एडिट की गई है, एक तस्वीर भी रियल नहीं है। अमर के माथे पर बल पड़े। आखिरी तस्वीर को देखा तो गले में गिल्टी सी उभर कर मालूम हुई थी। मैं? जी आप। आपकी तस्वीर यहाँ क्या कर रही है? जहन उलझ गया। कैमरा अगर हन्नान ने भेजा था तो अमर की तस्वीर क्यों थी उसमें? कैमरा अगर गाजान ने भेजा था तो हन्नान को कैसे इल्म हुआ? इसी तस्वीर को देखकर मुझे लगा कोई आपके नाम पर मुझे डराना धमकाना चाह रहा है। फिर किरण की बिल्कुल ऐसी हालत देखकर मैं इतना डर गई थी कि वो सब हो गया। खाना? कौन है जिसे आपके बचपन तक की रसाई हासिल है? कोई आपका बहुत करीबी इंसान, कोई ऐसा जिसे यकीन हो मैं ये तस्वीर देखने के बाद कोई भी इंतहाई कदम उठाने को तैयार हो जाऊंगी। जब सब कहते हैं अलमीरा और अमर की मिसाल सूरज और चांद सी है, कभी साथ नहीं हो सकते, तो ये कौन है जिसे मालूम है मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी? कोई बहुत करीबी इंसान। गाजान से दुश्मनी इतनी पुरानी नहीं थी कि ये तस्वीर उसके हाथ लग सकती, और हन्नान से दोस्ती को भी इतना अरसा नहीं हुआ था कि अमर के बचपन तक की रसाई हासिल हो। वो तस्वीर जिस एल्बम में रखी थी वो हवेली में आगा जान के कमरे में रखा था। हवेली का दरवाजा पार करने के लिए नमली मीरा के गांव से गुजरना पड़ता था। दरवाजे पर दसियों मुलाजिम खड़े थे। कोई इंसान किसी तरह अंदर पहुंच भी जाए तो आगा जान के कमरे के दरवाजे पर ताला लगा था, और उसी ताले की चाबी अदीना के पास थी। बस उन्हीं के पास। अदीना, हवेली में कोई आया था? सलाम दुआ के बाद छूटते ही पूछा था। किसने आना था? मोबाइल स्टैंड पर रखे मोबाइल से आती हुई अदीना की आवाज़ गाड़ी में गूंजी। कोई भी? आपके और शेरदिल के अलावा कोई भी? 2-3 माह से कोई नहीं आया। हाँ, दिलावर और जरमीने आते रहते हैं। उनमें से कोई आगा जान के कमरे में गया या आपसे कुछ लाने को कहा? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ है, सब खैरियत? जी ठीक है सब। मैं फिलहाल ड्राइव कर रहा हूँ, फिर बात करते हैं। सलाम करके उसने कॉल काट दी थी। 2-3 माह से कोई हवेली नहीं गया। क्या कैमरा की कहानी किरण के हादसे से भी पुरानी थी? इस हादसे से पहले हन्नान के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, तो उसे ऐसी कोई हरकत करने की जरूरत क्यों पेश आई? या उसके पीछे कोई और था? कुशादा पेशानी पर पड़ते बल बढ़ते जा रहे थे। कत्थई आंखों में सर्द बर्फ जैसी बेरहमी डेरे डाल रही थी। धूल उड़ाती गाड़ी कैफे के करीब होती गई। कैफे 10 बजे कैफे बंद करके हन्नान अब किचन समेट रहा था। ईशल की तबीयत कुछ गिरी गिरी सी थी। उसे जल्दी सुलाकर वो किचन में मसरूफ हो गया। फैलावा समेटकर सुबह की तैयारी करना थी। मेले बर्तन डिश वॉशर में रखकर वो किचन से निकल आया, जिनका दरवाज़ा काउंटर पर खुलता था, जहाँ से वो ऑर्डर भी सर्व करता था और रकम भी यहीं वसूल की जाती थी। वो गीला कपड़ा उठाए स्लैब साफ करने लगा। बद रोशनी में जगमगाता हुआ विंटेज वाइब देता कैफे, खामोश, वीरान। ऐसे में काउंटर के पार शीशे के खानों में रखे केक निकाल कर फ्रिज में रखता हन्नान। वो फ्रिज बंद करके पलटा तो निगाह स्लैब पर रखी हुई छुरी पर पड़ी। एक लम्हे के लिए सब थम गया। वो कई पल गौर से उस छुरी को देखता रहा, फिर हाथ में पकड़ा हुआ कपड़ा स्लेब पर रखकर छुरी उठा ली। दाएं हाथ में छुरी थामकर बाएं हाथ से अंगूठे शहादत से उसका तीखापन महसूस करना चाहा। उंगली पर खून की बूंदें चमकी, गहरा, सुर्ख, गाढ़ा और गर्म खून। केक काटने के हिसाब से छुरी बेहद तेज थी। वो घर हजारा के उस छोटे गांव से बिल्कुल अलग थलग था। उनका बाप नया नया वहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर भर्ती हुआ था। पहाड़ों में घिरे रास्तों से गुजरकर फाटक नुमा दरवाजे को धकेल कर अंदर आओ तो दूर तक सब्जा ही सब्जा नजर आता था। जरा फासले पर सफेद रंग की टीन की छत वाला बंगलानुमा घर था, जहाँ वह अपने भाई हन्नान और माँ बाप के साथ रहता था। वो कौन? मीर गाजान उर्फ गाजी। गाजी? गाजी कहाँ हो? गाजी, मम्मा बुला रही हैं। घर से आती हन्नान की आवाज अतराफ में गूंजी थी। घर की पिछली तरफ लॉन में आलती पालती मारकर बैठा गाजान सुनी अनसुनी करके अपने काम में मशगूल रहा। उसने नेवी ब्लू रंग की गर्म पैंट और हुडी पहन रखी थी। शक्ल से मुश्किल से 9-10 साल का बच्चा लगता था। खिलती हुई रंगत और नकूस बहुत पुरकशिश, मुस्कुराहट ऐसी कि बस देखते रहो।
बहुत मासूम, बहुत बेज़रर मुस्कुराहट, और आंखों में चमक ही चमक थी। पसंदीदा खेल खेलने की चमक, खून के प्यासे ने खून की बू सूंघ ली हो ऐसी चमक। उसके हाथ में पेपर कटर था, बहुत बारीक कांटे वाला पेपर कटर। उसके गोद में बिल्ली का बच्चा था, बहुत छोटा, सफेद रंग और नीली आंखों वाला, प्यारा बिल्ली का बच्चा। गाजी, गाजी कहाँ हो? कटर की नोक बिल्ली की शेरक पर टिकी, लब मासूम मुस्कुराहट में ढल गए। उसने कटर पर जोर दिया, नोक शेरक में घुसती चली गई। खून की छींटें उसके चेहरे पर पड़ी। एक लम्हे के लिए आंखें अंधी हुई थी। बिल्ली ने हाथ पांव मारे, मुंह से अजीब गरीब आवाजें निकाली। लकीर की सूरत में बहते खून ने सफेद बालों को दागदार किया। कटर पर जोर पड़ा तो मुंह से गूं गूं की आवाज निकालते बेजुबान जानवर ने उसे पंजा मारा था। चौंक गया। बिल्ली उसके गोद से उतरकर भागी। खून में रंगा हुआ कटर उसके हाथ में रह गया। मानो, मानो अभी खेल बाकी है। वो प्यार से पुचकारती हुए बिल्ली के पीछे चला, जो 4 कदम दूर जाकर ही घास पर ढह गई थी। बिला वजह की जिद है तुम्हें मानो? अंदाज ऐसा जैसे कोई बड़ा खुद से छोटे की जिद पर तासुब करता हो। वो घास पर गिरी बिल्ली के करीब आलती पालती मारकर बैठ गया। शहरक से खून किसी छोटे से फव्वारे की तरह निकल रहा था, गहरा सुर्ख गाढ़ा खून। वो किसी माहिर मुसव्विर की तरह कटर हाथ में लिए बिल्ली पर झुक गया था। अगला कट उसके पंजे पर लगाया था, वही पंजा जो अभी उसे लगा था। ये मुझे मारने की सजा है। वो खिलखिलाया, फिर हंसा। आंखों की चमक बढ़ी, बिल्ली का जिस्म कटता गया। दूध जैसा सफेद रंग की बिल्ली खून जैसे सुर्ख रंग में रंगी थी। गाजी, कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें, मामा बुला रही हैं, यहाँ क्या? उसके सर पर खड़ा हुआ हन्नान अपनी ही धुन में बोल रहा था। नजर गोश्त के खून व लोथड़े पर पड़ी थी। खौफ से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बाबा सोए हुए थे, न होते तो वो इतनी जोर से चीखता कि पहाड़ लरसते। बाबा सोए हुए थे, तभी मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख का गला घोटा था। ये ये क्या गाजी? वो खौफ से थर थर कांपता रहा था। गाजी ने प्यार से छोटे भाई का हाथ थामा और उसे अपने साथ बिठा लिया। मैंने बाबा को देखा था कल रात में, मैं सो रहा था। मामा की अजीब आवाजें आ रही थी। फिर कमरे में गया तो वहाँ बाबा मामा को सजा दे रहे थे। मामा को उनके सामने आवाज ऊंची करने की सजा दे रहे थे। गाजी की आंखों से झलकती हुई मासूमियत और हन्नान के चेहरे पर तहरीर खौफ। रात के अंधेरे में बेड की सफेद चादर पर दर्द से तड़पती हुई, खून में रंगती हुई उसकी माँ, और उसके नीलो नील जिस्म पर टूट पड़ा उसका बाप। मामा तो बहुत रो रही थी हनी, ये तो नहीं रोई। इसका तो खून भी मामा से ज्यादा निकला। ये सांस भी नहीं ले रही। धड़कन सुनो। फिक्रमंदी से कहकर उसने अपना कान बिल्ली के दिल के मकाम पर रखा था। उसका कान और एक गाल खून में रंग गए। हनी, ये सांस नहीं ले रही। मामा तो नहीं मरती, ये क्यों मर गई? साकिन बैठा हन्नान कुछ भी नहीं सुन रहा था। वो बस डुबडुबाई आंखों से अपनी बिल्ली की कटी फटी लाश को तकता था। लेकिन मैंने रिसर्च की है, इस बिल्ली और मम्मा की जिल्द में बहुत फर्क है। ये देखो। उसने खून में रंगा हुआ कटर आगे किया। बिल्ली को यहाँ पर 2 सेंटीमीटर तक कट लगा तो बस कतरा कतरा खून बहा। 4 सेंटीमीटर जितनी नोक से कट लगा तो ये थोड़ी देर बाद मर गई। बाबा के हाथ में क्या था? अजीब चीज थी, 2 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ी थी, मगर वो नहीं मरी। शायद रग का मसला है। शायद बाबा को पता है कितनी गहराई में कट मारने से मामा मर जाएंगी, तो वो उन्हें मारते क्यों नहीं? उसे बात समझ नहीं आ रही थी तो शदीद झुंझलाहट का शिकार हुआ। हन्नान पत्थर का बना बैठा रहा। वो रोना चाहता था, मगर आवाज ऊंची हुई तो बाबा जाग जाएंगे। वो माँ के पास जाना चाहता था, मगर माँ तो खुद खून खून हुई पड़ी थी। हनी, मुझे अच्छा नहीं लगता मामा को रोज रोज ऐसे जख्मी देखना। वो इतना रोती हैं, इतनी गंदी लगती हैं। मैं रात को उनकी वजह से सो नहीं सकता। ये बिल्ली जल्दी मर गई। अगर ये थोड़ी देर और जिंदा रहती तो मामा की तरह रोती। फिर शायद मुझे मालूम हो जाता बाबा मामा को तकलीफ क्यों देते हैं, मार क्यों नहीं देते। तासुब से सर दाएं बाएं हिलाता हुआ वो ठंडे सांस भरकर रह गया था। गहरी नजरों से अपने लहूरंग होते हुए हाथों को देखा, फिर कटर फेंक दिया। मैं बोर हो गया हूँ, दिस इज नो फन। हम दूसरा खेल खेलते हैं। मैं बस अभी आया, तुम हिलना मत। नए खेल के ख्याल से ही उसका चेहरा खिल उठा था। वो जोश से उठा और खुशी से उछलता कूदता अंदर को भाग गया। पीछे बस वो रह गया, हन्नान खून में लथपथ उसकी प्यारी सफेद बिल्ली। कहाँ मर गए थे मुर्दार? बाबा की दहाड़ उसके चारों तरफ गूंजी थी। गाजान की खिलखिलाहट ने उन्हें नींद से जगा दिया था। जिसका डर था वही हुआ था।
सॉरी बाबा, आई एम सॉरी बाबा, बाबा नहीं। उसकी चीख ऐसी दिलरोज कि हन्नान को लगा मरी हुई बिल्ली भी उठकर बैठ जाएगी। बाबा सॉरी, बाबा सॉरी, बाबा दर्द हो रहा है, बाबा नहीं। रोते बिलखते गाजन की चीख के साथ मामा की चीखें भी शामिल हो गई, लेकिन कोई भी चीख, किसी के भी आंसू बहुत देर तक 7 साला हन्नान पर तारी जमूद नहीं तोड़ पाए थे। जैसे वो कटर सिर्फ पेपर कटर नहीं था, वैसे ही ये छुरी केक काटने वाली आम छुरी नहीं थी। बिल्कुल इसी तरह गाजी भी आम बच्चा नहीं था। वो आम बच्चा बन जाता अगर बाबा के दिल में खौफ खुदा और अपने घर वालों के लिए रहम होता। खिलौनों से खेलने वाले गाजी ने छुरी पकड़ना बाप से सीखा था। कौन सा जख्म कितनी तकलीफ देता है, कौन सा कट जानलेवा हो सकता है, उसे सब बाबा ने बताया था। मामा जीता जागता आला मुशाहिदा थी। यहाँ से काटो बच जाएगी, यहाँ से खाओगे तो इतनी मकदार में वरना जान से जा सकती है। उसकी उंगली पर चमकती हुई खून की बूंद कतरा कतरा उसके कदमों में गिरती जाती थी। जान लेना मकसूद ना हो तो स्केलपल की नोक इंसानी जिल्द के कितना अंदर जाए। उसके अकब में अमर का अक्स उभरा, जो वो देख पाया, न आवाज पहचानी, बस इतनी कि मुंह से सिसकी निकले लेकिन खून का फवारा न फूटे। वो अभी तक लॉन में अपनी मुर्दा बिल्ली की लाश के पास बैठा था कि अमर ने तेजी से हाथ में पकड़ी हुई पिस्तौल उसके कनपट्टी पर रख दी। उसने चौंक कर अमर को देखा। जोरदार झटके से वो फॉरेस्ट ऑफिसर के घर से वापस अपने कैफे में धकेल दिया गया। किरण पर हमला क्यों किया? बीवी है वो मेरी। उसके होंठ फड़फड़ा कर रह गए थे। अमर से इस सवाल की उम्मीद न थी। मेरी बीवी को जो कैमरा तुमने भेजा था उसमें मौजूद तस्वीरों जैसी हालत थी किरण की। वो तस्वीर मामूली तस्वीर नहीं है, मर्डर गाइड है। कौन से कट से कितना खून बह रहा है सबका तयन करके स्केल पर उठाओ, और अगर तुम्हारा हाथ ना कांपा तो हर कट के साथ अगले इंसान की वही हालत होगी जो किरण की थी। ओह ओह, वो बात को ऐसे जोड़ रहा था। ये रिसर्च तो गाजान की थी, वो उसे कैसे बताए? किरण मेरी बेटी की माँ है। तुम्हारे बाप की बीवी भी उसके बच्चों की माँ थी। मैं अपने बाप जैसा नहीं हूँ। आवाज लरस गई। छुरी पर गिरफ्त इस कदर सख्त हुई थी कि नोक हथेली में खुपती गई थी। गाढ़ा सुर्ख खून रगों से निकलकर जिसे निचोड़कर उंगलियों से फिसलता हुआ फर्श दागदार करने लगा। मैं अपने बाप जैसा नहीं हूँ। पुलिस एहलकारों की गिरफ्त में मचलते हुए कमरा तफ्तीश में उसकी बोसीदा कुर्सी पर बैठकर जब आंखों को चुभती हुई जर्द रोशनी वाला बल्ब उसके सर पर झूलता था, पागल खाने के सफेद बिस्तर पर जब वो जानवरों और बाकी सारी दुनिया इंसान बनकर उसे करंट देना अपना फर्ज समझती थी, और जब उस रात नंगे पांव सड़क पर भागता वो अमर से टकराया था, वो यही बात दोहरा रहा था। वो हन्नान अपने बाप जैसा नहीं था। अमर भी यही बात दोहराता था ख्वाब में, जब लोग उसे थप्पड़ मारते थे, जब आगाजान के थप्पड़ से वो अस्पताल के बर्फ फर्श पर गिरा था, तब भी उसने यही कहा था, मैं अपने बाप जैसा नहीं हूँ। तुम अपने बाप जैसे हो। तुम अपनी बेटी के साथ वही कर रहे हो जो तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ किया था। तुम्हारी माँ जख्मों से चूर हुई तो सलामत तो ईश्वर की माँ भी नहीं है। एक लम्हा लगा था हन्नान को हाथ में पकड़ी हुई छुरी का रुख अमर की तरफ करते हुए। अमर ने तेजी से नीचे होकर उसका वार जाया करके पिस्तौल का पिछला हिस्सा उसके सर पर दे मारा था। हन्नान ने पलट कर वार करना चाहा। अमर ने उसका बढ़ा हुआ हाथ बीच में ही रोका और बाजू पकड़कर मरोड़ दिया था। छुरी उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिरी थी। दर्द बाजू से होकर जिस्म में फैला तो मुंह से चीख निकली थी। वो पेदर पे कई मुक्के उसके मुंह पर रसीद करता गया। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा खतरनाक लोग कौन होते हैं? वो जो किसी जालिम का दिल लेकर पैदा होते हैं? नहीं, वो मासूम बच्चे जो जुल्म देखकर बड़े होते हैं, यानी तुम। यानी अम्र। जोरदार लात हन्नान के पेट पर पड़ी तो वो वजन बरकरार न रख पाया और फर्श पर दूर जा गिरा था। उसे अपनी हड्डियां टूटती हुई महसूस हुई थी। अमर की पेशानी पर पसीने की बूंदें चमकी, न उसका सांस फूला। फर्श पर गिरी हुई छुरी को जूते की नोक से एक तरफ फेंककर पिस्तौल जैकेट में उलझी। वो शर्ट के आस्तीने चढ़ाकर फर्श पर कमर के बल गिरे हुए हन्नान की तरफ बढ़ा ही था कि जीनों पर ईशल के कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। हन्नान तेजी से उठा। अमर झट जीनों की तरफ बढ़ा। बाबा। नींद में झूलती आंखों को मलती ईशल। ईशल। अमर की आवाज पर आंखें चांद हुई थी। अपने सामने एक पंजे एक घुटने के बल बैठे अमर को देखा तो लब्बे सकते ही मुस्कुराहट में ढल गए। अमर। दोनों बाजू उसके गर्दन में हमाल करके वो उससे लिपट गई थी। कैसा है मेरा बेटा? उसने प्यार से ईशल के बालों को चूमा। ठीक हूँ,
आपको इतना मिस कर रही थी। मैं भी अपने बेटे को बहुत मिस कर रहा था। हौले से उसके बाल सहलाए। बाबा कहाँ है? सिर्फ बाप की तलाश में निकली जो आसपास नजर ही नहीं आया। बाबा किचन में है, आओ आपको कमरे में ले जाऊं। उसे गोद में उठाकर वो सीने चढ़ने लगा। अम्र, अब आप मुझे स्टोरी भी नहीं सुनाते हैं। बाबा तो बहुत बोरिंग स्टोरी सुनाते हैं। मुझे मम्मा भी बहुत याद आती हैं। मम्मा कब आएंगी अम्र? मम्मा भी जल्दी आ जाएंगी, लेकिन अभी बहुत रात हो गई है। नो स्टोरीज। उसे बेड पर लिटाकर उस पर लिहाफ दुरुस्त किया। कल सुनाएंगे, पिंकी प्रॉमिस। उसने झट छोटी उंगली अमर के आगे की। अमर ने उसकी छोटी उंगली को अपनी छोटी उंगली से थामा और प्रॉमिस लॉक किया। पक्का प्रॉमिस, चलो अब सो जाओ। झुककर उसके माथे पर बोसा दिया, फिर उसके सोने की तसल्ली करके नीचे चला आया। हन्नान उसे काउंटर के कैबिनेट से टेक लगाकर ठंडे फर्श पर बैठा हुआ मिल गया था। अमर भी चुपचाप आकर उसके बराबर में बैठ गया था। एक टांग मोड़ी, दूसरी टांग सीधी करके फर्श पर फैलाए वो संजीदगी से सामने देखता उसके बोलने का मुंतजिर था। वो कैमरा मैंने भेजा था अलमीरा को। बहुत देर बाद उसकी आवाज़ कैफे की दीवारों से टकराकर अमर के कानों तक पहुंची। अमर ने तल्खी से सर झटका। लेकिन वो मेरा कैमरा नहीं है। किरण के हादसे से पहले मेरे घर के दरवाजे पर कोई पार्सल रख गया था। किसी कोरियर कंपनी का लोगो नहीं था। भेजने वाले का नाम पता भी नहीं था। हॉस्पिटल में किरण पर हुए हमले के बाद मुझे लगा ये कैमरा अलमीरा को मिलना चाहिए। उसमें जो तस्वीर थी उससे अलमीरा को ही मतलब हो सकता है। वो थके थके अंदाज में सब बताता गया। तुमने मालूम करने की भी कोशिश नहीं की तुम्हें वो कैमरा किसने भेजा था? मालूम करने की जरूरत नहीं पड़ी। अपनी बिल्ली को पहचान गया था मैं। उसकी आंखों में कांच सा कुछ छुपा था। गाजी का कैमरा है ये। हर खूनी खेल उसी का खेला गया है। मेरी केस फाइल के डिस्क्रिप्शन में लिखा था ना, पालतू जानवरों से शुरू होने वाले खूनी खेल का इख्तिताम माँ बाप की जान लेने के साथ खत्म हुआ। सब पालतू जानवर मेरे थे, बस खेल गाजी का था। जर्द रोशनी में जगमगाता हुआ चेहरा बहुत नहीफ लगा। दाढ़ी की कुछ बाल सफ़ेद होने लगे थे और आवाज़ बेहद थकी हुई, जैसे बरसों से चक्की पीस रहा हो। अमर ने गर्दन तिरछी करके उसे देखा। उसने वो केस फाइल न देख रखी होती और हन्नान के माजी से वाकिफ न होता तो कभी इतनी आसानी से यकीन न करता। तुम जानते थे वो गाजान का है, तो अब तक इनकार क्यों करते रहे? ये तस्वीर देख ली थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? हन्नान ने सर कैबिनेट से टिका लिया। उसकी आंखें जख्म जख्म हो चुकी थी। दर्द ऐसा कि बस अब खून बह निकलेगा। गाजी की दुश्मनी तुम्हारे साथ नहीं है, उसे मुझसे मसला है। वो मुझसे जुड़े हर शख्स को ख़त्म करना चाहता है। मैंने तुम्हें एक बार धक्का देकर मारने की कोशिश की थी। मैं तुम्हें दोबारा गाजी की बनाई गई खूनी जहन्नम में नहीं धकेलना चाहता। मेरी बीवी, मेरी बेटी, तुम्हारी बीवी, तुम तुम सब मेरी एक गलती की सजा भुगत रहे हो। उसने कहा हनी बाबा को मार देते हैं। मैं डर गया था। मैं बुज़दिल था, अपने बाप को नहीं मार पाया। मेरी बुज़दिली ने गाजी का बहुत नुकसान कर दिया। मुझ जैसे बुज़दिल घर बसाने के अहल नहीं, जो अपने भाई को, अपनी माँ को न बचा सका, वो अपनी बीवी बेटी के मामले में भी बेबस है। मेरी सफ़ेद बिल्ली और मेरी बीवी के चेहरे पर लगा हर निशान मेरी बुज़दिली की निशानी है। वो मार देगा अमर, वो सबको मार देगा। नमकीन पानी का एक कतरा उसके गाल पर लुढ़क गया था। आवाज़ रुन गई। सर घुटनों पर टिकाकर वो रो पड़ा था। मैं ख्वाब देखता हूँ, मैं किरण को मार रहा हूँ। अमर, मैं बाबा जैसा नहीं हूँ। मैं किरण को नहीं मार सकता, मगर मैं यही ख्वाब रोज़ देखता हूँ। धक्का देकर, गला घोटकर, कैसे भी बस मैं अपनी बीवी को मार रहा होता हूँ। वो बिलक गया था। अलमीरा भी ख्वाब देखती थी, वो किरण को मार रही है। वो अपनी दोस्त को नहीं मार सकती थी, फिर भी रोज़ वही ख्वाब देखती थी। अमर भी ख्वाब देखता था कि वो लोगों से भरे मैदान में संसार हो रहा है। वो मुजाहिद खान नहीं था, फिर भी यही ख्वाब देखता था। एक ख्वाब किरण भी देखती होगी। एक माँ कभी अपना बच्चा नहीं मार सकती, किरण भी ख्वाब में अपने बच्चे को मारती होगी। गाजान अंधाधुंध वार नहीं करता, वो एक पैटर्न के मुताबिक खून बहा रहा है। किरण जिंदा रहेगी। अदालत मीरा को हर इल्ज़ाम से बरी इल्ज़ामा करार देगी और इसके साथ ही उसका बनाया गया हर पैटर्न टूट जाएगा। गाजान जैसे लोगों की प्लानिंग खराब हो जाए तो वो एक चीज़ को कवर करने के लिए 10 गलतियाँ कर बैठते हैं। उसे ये गलतियाँ करने दो। उसकी हर गलती मुझे उसके करीब ले जाएगी, यहाँ तक कि मेरे हाथ उसके गर्दन पर होंगे। आंखों में बेहद संजीदगी और ले जायूं जैसे कोई अटल फैसला सुनाता हो। वो इतनी आसानी से अलमीरा को अदालत तक नहीं पहुंचने देगा। 4 दिन, सिर्फ 4 दिन हन्नान, तुम्हें किसी भी इंतहाई कदम से बाज रहना है।
जैसे तुम अपनी बीवी को बचाना चाहते हो, मैं भी अपने घर को महफूज करना चाहता हूँ। अलमीरा इकरार कर ले, सब उसके प्लान के मुताबिक हो तो मेरी बेटी महफूज रहेगी। गाजी ईशल को कुछ नहीं कहेगा। गाजी अपना बचपन नहीं दोहराएगा। वो गिड़गड़ा रहा था। अमर शदीद आसाबी तनाव का शिकार हुआ। इस वक्त दीवार में सर मारना हन्नान को समझाने से बेहतर था। और इस सब में किरण की कुर्बानी दे दोगे तुम? अपनी बेटी की माँ को मारने दोगे इस दरिंदे के हाथों? उसके उठने की कोई उम्मीद नहीं दी डॉक्टर ने। मैं उसके लिए जो जिंदा में है न मुर्दों में अपनी बेटी को मरने दूं? कहीं ना कहीं किसी न किसी रग में, बल्कि हर रग में खून तो उसके बाप का ही था ना। अमर लब भीजते हुए उठ गया था। गर्दन की रगें खिंच गई थी। तुम अपने घर को बचाओ, मैं अपने घर को बचाता हूँ। तुम अपनी बेटी के लिए अपनी बीवी की कुर्बानी दे रहे हो तो मुझसे भी किसी रियायत की उम्मीद मत रखना। सख्त निगाह उस पर डालकर वो पलट गया था। हन्नान ने नम आंखों से उस लंबे ऊंचे मर्द की पुष्ट को देखा। गाजी को नफरत है जालिम का उठा हाथ न रोकने वाले मजलूमों से। मैं इस फैसले से सजा भुगत रहा हूँ। जब गाजी बाबा की गिरफ्त में मचलता था और मैं चुपचाप खड़ा था, तुम्हारी बीवी अलमीरा वो किसकी सजा भुगत रही है? मकतूल वो है तो कातिल कौन है? थप्पड़ सा पड़ा था अमर के चेहरे पर। जलता हुआ चेहरा लम्हे में खून जैसा सुर्ख पड़ा था। जिस्म का रोआ रोआ एक पल को सुन हो गया। अगले लम्हे में वो लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल गया। हन्नान वहीं बर्फ फर्श पर मुजस्सिम बना हुआ बैठा रहा। रात किसी कातिल के दिल जैसी स्याह होती गई। हन्नान अपना घर बचाने के लिए उसके सामने खड़ा था। यूनिवर्सिटी के बीचों बीच इतने लोगों में वो उसे कातला कहेगा, उस पर होम रिकॉर्ड होने का बहतान लगाएगा, गर्दन दबोचेगा, जान ले लेगा। दरमियान में बहुत फासला था, फिर भी अलमीरा मरने को हुई थी। पेशानी से पसीना फूट पड़ा। हैंडबैग की स्ट्रीप पर गिरफ्त सख्त हो गई थी। सारा वजूद आंधियों की जद में आ गया और वो किसी सूखे हुए पत्ते की तरह लरसती गई। अमर तो कहते थे हन्नान कैफे में नजरबंद है, वो यहाँ कैसे आ गया? यहाँ तो अमर भी नहीं थे, वो खुद को कैसे बचाएगी? वो मार देगा, वो आज अलमीरा को मार देगा। अलमीरा, उसने कदम बढ़ाए। वो डर कर पीछे हटी। वहीं रुक जाए, मेरे करीब मत आइएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किरण को नहीं मारा। लम्हे में आंखें भर आईं, आवाज लरस गई, गला फटने लगा था। हन्नान थक कर वहीं रुक गया। वो मदद तलब नजरों से इर्द गिर्द देखती थी, मगर कोई उस तरफ मतवज्जा नहीं था। अलमीरा, ईशल के बाप किरण के शौहर हन्नान ने उसके आगे घुटने टेक दिए। वो सुन खड़ी रह गई। तुम्हें एतराफ़ जुल्म कर लोगी, अमर तब भी तुम्हें बचा लेगा। तुमने इकबाल जुल्म ना किया तो मैं अपनी इकलौती बेटी को नहीं बचा पाऊंगा। वो उसकी संग दिली से इस बेरहमी पर हैरान रह गई थी। उसे डरा कर, धमका कर, दंदा बोझ कर, तरह तरह से जख्मी करके, जहनी व जज्बाती इंतशार का शिकार करके भी वो उसे तोड़ नहीं पाया था, तो घुटनों के बल बैठ गया। अपनी बेटी के नाम पर उसे कमजोर कर रहा था। बेटियां उसे भी अजीज थीं, लेकिन ये कैसा इम्तिहान था? ये कैसा सवाल था? मैं भी अपने बाबा की इकलौती बेटी हूँ। उसका दिल रुक रुक कर धड़कता था। आंखों के आगे आते हुए पानी के पुतले से पर्दे ने हर मंजर धुंधला दिया। इकबाल जुर्म कर लो, अमर तुम्हें बचा लेगा, मेरी बेटी मर जाएगी। धूप की सुनहरी छाएं उसके चेहरे पर पड़ती थी, जो सरापाए सवाल बना हुआ था। दाढ़ी के बालों में आई सफेदी जिनकी चमक आंखों को चुभती थी, और जख्मी गाल। शायद मारा था उसे किसी ने। मुझे सांस नहीं आती, घुटन होती है बंद जगहों में, मुझे डर लगता है जेल से। हैंडबैग उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिरा था। लरसी आवाज में वो एक एक वजह गिनवाती गई, जिसके बिना पर वो अपनी दोस्त का कत्ल अपने सर नहीं ले सकती थी। मैं भी मर जाऊंगी, मैं मरना नहीं चाहती। अमर तुम पर एक खराश नहीं आने देगा। उसने तुम्हारी जमानत भी तो करवाई थी ना, वो तुम्हारी रिहाई भी मंजूर करवा लेगा। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझसे दोस्ती की इतनी बड़ी कीमत मत मांगे हन्नान। मैं अपनी दोस्त का कत्ल अपने सर लूं? किरण का कत्ल? उसके रूह फना होने लगी थी, टांगों से जान निकलती महसूस हुई। मेरी बेटी अलमीरा, बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। वो भी बेटी थी अपने बाप की। बाप का साया सर पर नहीं था, तो क्या इतनी जरा सी हैसियत भी ना थी उसकी कि जी सके? ईशर के सर पर बाप है, वो जिए, और अलमीरा जो यतीम है वो मर जाए। उसे कुदरत से शिकायत हुई। उसे ये असूल बनाने वाले सरापाए सवाल बनकर बैठे हन्नान से घिनाई। उठ जाए, मुझे इस दुनिया में कोई भी इतना अजीज नहीं कि वो मेरे सामने घुटने टेके और जो मांगे मैं दे दूं।
आप अपना सर भी मेरे कदमों में रख दें, तब भी मैं किरण की कातला नहीं बनूंगी। जा चुकी थी, टुकड़ों में बंटकर, जख्मी होकर, पता नहीं किस दिल से खुद को समेटकर घर पहुंची थी। हन्नान की तलाश में निकले अमर के भेजे गए सिपाहियों के पहुंचने से पहले वो चली गई थी। वो दिन, वो रात, हर लम्हा उसे अजाब लगा। उसे खुद से, दुनिया से, हर शख्स से नफरत महसूस हुई। वो जो कह कर आई थी, वो मरना नहीं चाहती थी, अब मर जाने को जी चाहता था। उस रात जिंदगी में पहली बार अमर ने उसे सांस लेने के लिए तड़पते देखा था। रात के अंधेरे में बालकनी में मौत की हद तक तारीख आसमान के साए तले खड़ी, दर्द से बिलखती अलमीरा। मीरा। वो सोफे से उतरकर नंगे पांव ही उसकी तरफ भागे थे। मेरा बच्चा अलमीरा, मेरा बच्चा, तुमने मार दिया। वो तेजी से गर्दन को रगड़ती थी। जो अटका था उसे नीचे उतारना चाहती थी। कोशिश रायगा गई, सांसें टूटने लगी थी, जिस्म बर्फ जैसा ठंडा हो गया। दोनों हाथों से रेलिंग को थाम कर गर्दन गिराई। चीखना चाहा, आवाज दब गई। सांस लेना चाही, ऑक्सीजन खत्म हो गई। तकलीफ से आंखें नम हुई, जिस्म का सारा खून चेहरे पर जमा होने लगा था। उसने दोनों हाथों के नाखूनों से रेलिंग को नोचा था। बस एक सांस, एक सांस। मीरा, जाना क्या हुआ है? मीरा। दोनों हाथों से उनका बाजू दबोचती हुई नीचे बैठती चली गई। मीरा। अमर उसका चेहरा थपथपाते थे, सांस लेने का कहते थे, चेहरे पर आते बालों को समेटते थे। वो सांस नहीं ले रही थी तो उन्हें अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। मीरा, जाना ठीक है सब, मेरा सांस लो यार। से खुद में भींचा, उसका सर सहलाया, ठंडे पड़ते हाथ रगड़े। वो सरनफे में हिलाती रही, गर्दन की रगें खींचती गई। आंसू गर्म सियाल की तरह गाल में भिगोते गए थे। जाना, मुझे बताओ मैं क्या करूं? मुझे देखो, कुछ तो कहो। उसके नाखून उसके बाजू में घुपते गए। अपने बाजू पर चमकती हुई खून की बूंदों से उसकी तकलीफ की शिद्दत का अंदाजा लगाया तो दुनिया खत्म होती हुई महसूस हुई थी। तुमने तुमने मारा है अलमीरा। अलमीरा, पेपर प्लेन्स, वो तुम्हारे दिमाग में घुस रहा है। दुनिया और जिंदगी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, तुम में और हन्नान में। होम रेकर, कातला, मीरा, जाना। आवाज गड़बड़ हो रही थी, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। मीरा। एकदम से फंसाव हटा, ऑक्सीजन को रास्ता मिला तो टूटती सांसें जुड़ने लगी। वो छोटे छोटे सांस लेती हुई निढाल सी होकर उनके कंधों पर सर रख गई थी। अमर की जान में जान आई थी। बालकनी में रेलिंग के करीब ठंडे बर्फ फर्श पर वो पंजों के बल नीचे बैठे खुद से लगी हुई अलमीरा को सर सहलाते थे। मुझे डर लगता है जेल से, मेरा दम घुटता है। वो सिसकियों से रोई थी। नहीं जाओगी आप जेल, कुछ नहीं होगा आपको। मुझे बाबा चाहिए, बाबा होते तो हन्नान मेरे पास ना आते, वो होते तो मुझे इतनी आसानी से न कुचला जाता। उनका कंधा भीगता जाता था। समाज से टकराते हुए सिसकियां दिल में दर्द जगाती थी, आग लगाती थी। कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। मैंने नहीं मारा, किसी को नहीं मारा मैंने, नहीं हूं मैं होम रेकर। जानता हूं, सब जान जाएंगे। मैंने खुद को मार दिया तो आप मुझसे नफरत करेंगे, बताए ना फिर इस सब के साथ जिंदा कैसे रहूं? वो सवाल कर रही थी। अलमीरा खुद को मारने की बात कर रही थी। ये उसकी सबकी आखिरी हद थी तो अमर की बर्दाश्त भी यहीं खत्म थी। उन्हें अपना आप किसी भट्टी की तरह आग में होता हुआ महसूस हुआ था। आसमान से उतरता अंधेरा दिल भी तारीक कर गया। बताओ ना खानान, कैसे जिया जाए? नहीं था उनके पास जवाब, कुछ नहीं कह पाए वो। रोई रोई सी शहद रंग आंखें, बेहद सुर्ख पड़ती हुई कत्थई आंखें, हल्की सी सिसकियां, सरगोशियों में किए गए सवाल। अंधेरा तारीक रात, बेहद अंधेरा, बहुत घुटन सा था। जब से किरण के साथ वो हादसा हुआ था, आए रोज उसका स्कूल में किसी न किसी के साथ झगड़ा हो जाता था। कोई उसकी माँ के मुतालिक बकवास करता, कोई बाप के बारे में बकता। वो बच्ची थी, उसके हम जमात भी उसके हम उम्र थे। जिस नहज के मजाक वो करते थे, ईशल समझ लेती थी कौन उसके बाप को क्या कह रहा है, कौन उसकी माँ पर हंस रहा है, सब अंदाजा था। बर्दाश्त का मादा बहुत कम था। माँ बाप के बाद अमर की भी तो लाडली थी। सबको धमकी देती थी कि अमर को बुलाऊंगी, वो पुलिस में है, मार देंगे तुम्हें। हैरत की बात थी, उस धमकी से डरने के बजाय सब हंसना शुरू कर देते थे। हालांकि उसने अमर से सबको मिलवाया था। अमर पुलिस वर्दी में आए थे उस दिन, फिर भी अब कहते थे कि उसका बाप बुरा शख्स है, शादीशुदा खातून के साथ अफेयर चला रहा है। उसे अफेयर का मतलब नहीं पता था। उसकी सुई बुरा शख्स पर ही अटक जाती थी। वो भी ऐसा ही दिन था। क्लास के बाद वो अपना लंच बॉक्स लेकर बाहर आ गई थी। सारे हम जमात कैफेटेरिया में थे तो वो सुकून से फुटबॉल ग्राउंड के जीनों पर बैठ गई। हन्नान ने उसकी पसंद की पेस्ट्री और मैक्रोन्स बना कर दिए थे।
उसने अभी पहला मैक्रोन दांतों से काटा था कि उड़ता हुआ फुटबॉल उसके सर पर लगा था। मैक्रोन हाथ से छूटा, सर में दर्द की टीस उठी थी। उसने सर पर हाथ रखकर नम आंखों से सामने देखा तो उसकी जमात का एक ग्रुप वहां खड़ा हंस रहा था। अकेले अकेले खा रही हो? तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें सिखाया नहीं कि लंच सबके साथ शेयर करते हैं? क्लास के सबसे बदमाश बच्चे ने उसका लंच बॉक्स झपट लिया था। वो उनसे लड़ नहीं सकती थी। माँ बाबा ने लड़ना सिखाया था, न अमर ने। उसे बस रोना आता था। तो बरसात शुरू हो गई। गला फाड़कर ऊंची आवाज में उसे रोता देखकर के बुलंद बांग कह के दूर तक सुने गए। दूर से किसी ने फुटबॉल को किक मारी और फुटबॉल उड़ता हुआ उस बदमाश बच्चे के सर पर लगा था। उसका रोना और उनके कह के थम गए थे। बच्चा और लंच बॉक्स दोनों जमी बोस हुए। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं कि लड़कियों को रुलाते नहीं हैं? भारी आवाज पर सबने चौंक कर उसे देखा था। फुटबॉल को एंकल बूट के नोक पर रोक रखा था उसने। सिया पैंट और लेदर की जैकेट जिसकी जिप खुली थी। गर्दन से झूलती हुई सिल्वर रंग की बारीक सी जंजीर धूप में चमकती थी। हेलमेट हाथ में पकड़े, बालों को माथे पर बिखेरते हुए सब्ज आंखों में तबस्सुम उतरा था। जमीन पर गिरे बच्चे ने ठहर कर उसे देखा और अगले ही लम्हे गला फाड़ कर रोना शुरू हो गया था। भाग जाओ वरना सारे के सारे बॉल तुम्हारे सरों पर बचेंगे, उसने कहा और चुटकियों में मैदान खाली हो गया। वह हवनक बनी उसे देखती रही। वो धीरे से उसके करीब बैठा था। नरम फूले हुए गाल जिन पर आंसू के निशान वाजे थे, नम आंखें और पलकों पर चमकते हुए पानी की कतरे। बालों की पोनी बनाए वो बिल्कुल गुड़िया लग रही थी। इतनी प्यारी, इतनी मासूम। जब कोई आपसे आपकी चीज छीने तो रोते नहीं हैं ईशल, फाइट बैक करते हैं। एक चीज के बदले उनका बहुत कुछ छीन लेना चाहिए। वो उसके बराबर में जीनों पर बैठा था। उसकी टांगें लंबी थी। जिस जीने पर बैठा था उससे दो जीने छोड़कर तीसरे पर पांव रखे हुए थे। आप कौन? मैं अमर का दोस्त हूँ, निहाल नाम है मेरा। उसने अपना हाथ बढ़ाया था। ईशल ने ठहर कर उसके बढ़े हुए हाथ को देखा। फिंगरलेस दस्ताने से झलकती हुई उंगलियां भी लंबी लंबी थी। रंगत बिल्कुल साफ। बाबा कहते हैं अजनबियों से हाथ नहीं मिलाते। उसकी तरफ से साफ इनकार था। लेकिन मैं अमर का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, उसने यकीन दिलाना चाहा। ईशल का सर नफी में हिला। अच्छा, अमर के पास चलें? उसके पूछने पर एकदम ईशल की आंखें चमकी थीं। अमर से मुलाकात पर किस काफिर को इनकार था? वो झट उसका बढ़ा हुआ हाथ थाम गई। गुड गर्ल। निहाल उसका हाथ पकड़कर उठा था। जीनों से उतरकर फुटबॉल ग्राउंड पार किया। सामने ही सिया रंग की हायाबूसा खड़ी थी। हायाबूसा के साथ थ्रोटल से लटकता हुआ छोटा सा गुलाबी हेलमेट ईशल को पहनाया तो वो खिलखिला उठी थी। उसने ईशल को आगे बिठाया था। हवा की रफ्तार से ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वाली हायाबुसा उस दिन बहुत आराम से सड़क पर दौड़ रही थी। ऐसे कि निहाल का एक हाथ थ्रोटल पर था, दूसरा हाथ मजबूती से ईशल को पकड़े हुए था। बाइक की सवारी पर खिलखिलाती मुस्कुराती ईशल, वो उसे गिरने नहीं दे सकता था। उस दिन हन्नान को स्कूल से कॉल आई थी। उस दिन हन्नान दीवानों की तरह स्कूल वालों से लड़ पड़ा था। ईशल ईशल गायब थी। ईशल को अगवा कर लिया गया था। ईशल को गायब हुए दूसरा दिन था। हन्नान ने हर जगह उसे ढूंढा था। सीसीटीवी फुटेज में आखिरी बार वो फुटबॉल ग्राउंड में देखी गई थी। कुछ बच्चों ने बताया था कि उन्होंने एक अनजान शख्स को ईशल के साथ देखा था। जो निशानदेही उन्होंने की थी उसकी बिना पर उस शख्स को ढूंढना नामुमकिन था। वो स्कूल में नहीं मिली तो उसने सबसे पहली कॉल अमर को की थी। वो फौरन स्कूल पहुंच गया। जहाँ भी वो पाई जा सकती थी हर वो जगह देख ली थी। कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। अखबार में गुमशुदगी की खबर छप गई। पुलिस एहलकारों को उसकी तस्वीर देकर सारे शहर में फैला दिया। सब कर लिया लेकिन ईशल नहीं मिली। वीरान कैफे में मेज के पार रखी हुई कुर्सी पर बैठा हन्नान सर हाथों में देकर रोया था। अमर, मेरी बेटी, अमर, ईशल। वो तड़प ही तो उठा था। तुम तो कह रहे थे कि गाजान ईशल को कुछ नहीं कहेगा। उसका लहजा तेज और तीखा, काट देने वाला। मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं नहीं रह पाऊंगा। अमर, मुझे ईशल ला दो। तुम्हारे लिए तो उसे ढूंढना मुश्किल नहीं है। अमर प्लीज। उसे तो ईशल के सिवा कुछ सुनाई ही नहीं देता था। अमर खामोश रहा। दिमाग तेजी से बहुत से हिसाब किताब कर रहा था। तुम जो कहोगे मैं करूंगा। मैं अलमीरा को एतराफ जुर्म के लिए मजबूर नहीं करूंगा। मैं अदालत में उसके खिलाफ गवाही भी नहीं दूंगा। बस मुझे मेरी बेटी ला दो। वो बहुत नाजुक है, वो ये सब नहीं सह पाएगी। बस अमर के आगे हाथ जोड़ना रह गया था। बाकी तो सब कर लिया था उसने। फिक्र मत करो, करता हूँ कुछ। ढूंढ लेंगे हम ईशल को। उसका कंधा थपथपाकर वो मुड़ गया। हन्नान लब भींचे उसे जाता हुआ देखता रहा। ईशल के मामले में उसे अमर से ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं था। वो उसे अपनी बेटी मानता था। वो उसे ढूंढ लेगा, एक खराश नहीं आने देगा।
उसे अमर पर यकीन था, गाजी पर उसका यकीन गलत था। मगर अमर अमर वाकई बच्चों को कुछ नहीं कहता था, कभी नहीं। ईशर को नहीं मिलना था, वो अलमीरा की पेशी के दिन तक नहीं मिली। बारिश उसके बुरे वक्तों की साथ ही रही थी, ऐसा साथ जिससे वो मौत की हद तक डरती थी। उस दिन भी बारिश हो रही थी जब वो अमर के बराबर में पैसेंजर सीट पर बैठी थी और पुलिस मोबाइल्स के हिसार में गाड़ियों का काफिला अदालत की तरफ रवा दवा था। उनके पीछे जैन की गाड़ी थी, वो और शेरदिल साथ थे। ताया भी उसी काफिले में शामिल थे और बारिश भी। पानी की बूंदें मुसलसल विंड स्क्रीन पर गिर रही थी, जिस पर चलते हुए वाइपर लम्हों में सारा शीशा साफ कर देते। गो के बारिश ज्यादा तेज नहीं थी, मगर उसका वही हाल था जो तेज बारिश में होता था। खौफ को काबू करने की कोशिश में खून जैसा लाल चेहरा लिए बैठी थी वो, गोद में रखे हुए हाथों को रगड़ती हुई। वो इतनी सी भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि निगाहें उठाकर सड़कों को देखे, उन्हीं सड़कों को जिन्हें तकना उसका पसंदीदा मशगला होता था, खुसूसन जब बराबर में अमर बैठे हों। वजह से ड्राइविंग करते हुए अमर गाहे बगाहे निगाहों का रुख उसकी तरफ कर रहे थे। यूं भरी बैठी थी जैसे अभी रोएगी। नीले रंग के गाउन पर बीच हिजाब लिए, जुकाम ज़दा सी नाक को सुकेड़ते हुए वो डरी हुई लग रही थी। गोद में रखे हुए हाथों की लर्जिश बिल्कुल वाज़ेह थी। उन्होंने निगाहों का रुख वापस विंड स्क्रीन की तरफ कर लिया। शहरियार साहब की गाड़ी ने उन्हें ओवरटेक कर लिया था। आगे पीछे से पुलिस मोबाइल्स की सायरन बज रहे थे। उनका ध्यान बटने लगा था। उन्होंने कप होल्डर में फंसी हुई पानी की बोतल उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई। वो खामोशी से बोतल थाम गई। ढक्कन खोलकर बोतल को मुंह से लगाया था तो पानी से गला तर होते ही धड़कनें कुछ मामूल पर आई थी। सब ठीक हो जाएगा, वो उनकी बात का यकीन करना चाहती थी। बोतल वापस रखकर लंबा सांस लिया, को पुरसकून रखने की कामयाब कोशिश की थी। उन्होंने उछटती हुई निगाह उस पर डाली, फिर सामने विंड स्क्रीन को देखा जिसके पार अदालत का दरवाजा नजर आ रहा था। काफिला अदालत में दाखिल हो रहा था। पुलिस मोबाइल्स के सायरन थम गए, इंजन बंद हो गए। बेक वक्त कई बूटों की धमक सुनाई दी थी। एहलकार छतरियां निकालते हुए अपनी जगह संभालने लगे थे। उन्होंने अपनी सीट बेल्ट खोली, फिर उसकी तरफ मुड़े। खुद पर यकीन है? शहदरंग आंखें उठी तो उन्होंने उनमें नमी पिघलते हुए देखी थी। वो खामोश रही, मध्यम सांसें लेती, उन्हें देखती रही। फिर उसका सर नफी में हिला था। अमर उसे देख कर रह गए। हाथ बुलाकर उसकी सीट बेल्ट खोली। लेकिन मुझे तुम पर यकीन है, बहुत ज्यादा। कान में की गई सरगोशी गाड़ी से उतरते हुए अमर के हमरा एक छाते तले कमरा अदालत की तरफ जाते हुए और कटहरे में खड़े होकर भी उसके साथ रही थी। उसने ताया को देखा, वो किसी फाते की तरह मुस्कुरा रहे थे, जैसे जंग से पहले ही अपनी फतेह का यकीन हो। उसने शेरदिल को देखा, वो उसे हिम्मत करने का कह रहा था। जैन तक पहुंचने से पहले ही उसकी नजरें अमर पर ठहर गई थी। लकड़ी की कुर्सी पर बैठे वो उसे ही देख रहे थे, नरमी से, प्यार से। उनके पीछे दाएं बाएं लोगों की चहल पहल थी। दरवाजा खुलता, लोग अंदर आते और कुर्सियां संभाल लेते। वो हर शय से मुबरा टकटकी बांधे उन्हें देखती रही थी। सांस रोके, गर्दन घुमाए, दरमियान में फासला, पुलिस एहलकार, बराबर में बैठे हुए बैरिस्टर जमाल, कोई भी रुकावट नहीं बन पाया। उसने लिली को अमर के बराबर में बैठते हुए देखा था। आंखों में छन्नाके से कुछ टूटा था। वो उसकी तरफ झुककर उसे कुछ कह रहे थे। अलमीरा फौरन सीधी होकर बैठ गई, नाक सुकेड़कर मुंह फुलाकर लकड़ी की मेज को देखा, फिर सर झटक गई। वो फिलहाल उस लड़की को खुद पर सवार नहीं करना चाहती थी, वही लड़की जो अकब में अमर के बराबर से उठकर पिछले निश्चितों पर जा बैठी थी। अलमीरा ने गर्दन सीधी करके नजरें दाएं बाएं दौड़ाई थी। राय अदालत की खिड़कियां बंद करवा दी गई थी। बाहर अगर बारिश हो भी रही थी तो यहाँ उसकी कोई आसार न थे। दरवाजे पर भी सिपाही खड़ा था, जो किसी के आने पर दरवाजा खोलता और फिर उसके गुजरते ही बंद कर देता। वो पलके झपक कर सामने देखने लगी। जज की ऊंची कुर्सी, मेज पर रखा हुआ हथौड़ा और पाकिस्तान का झंडा। खाली कुर्सी पर बैठने वाला इंसान उसकी जिंदगी और मौत का फैसला करने जा रहा था। उसने दोनों हाथ बाहम मिलाकर गोद में रखे, आंखें बंद करके गहरी सांस ली। गर्दन से उठती हुई अमर की परफ्यूम की खुशबू सांस के रास्ते रगों में उतरी थी। उसने आंखें खोल ली। कमराए अदालत में मौजूद हर शख्स खड़ा हो गया। शहद रंग आंखों में खाली कुर्सी की तरफ बढ़ते हुए शख्स का अक्स झिलमिलाया। सियाह अदालती गाउन में एतमाद से अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ता उसकी जिंदगी का फैसला करने वाला शख्स। एक उछटती निगाह कमरे अदालत पर डालकर वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया। सब्ज आंखें सबसे होती हुई उसके चेहरे पर टिक गईं। शुरू करें? अलमीरा को देखते हुए पूछा गया। ये आवाज, ये भारी आवाज और अपनी तरफ खींचने वाली मर्दाना आवाज। आप ठीक है मैडम? हेलमेट का शीशा उठाया गया। गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में उसकी सब्ज आंखों में तशवीश उभरी थी।
भारी बाइक, हेलमेट, वीडियो। निहाल की बात कर रही हैं? वो क्लिनिक की जीनों के पास खड़ी सांस रोके उसकी पुश्त को देख रही थी। सिया लेदर की जैकेट, फिंगरलेस दस्ताने में छुपे हुए हाथ में पकड़ा हुआ हेलमेट। कौन निहाल? निहाल खान का क्राइम पार्टनर है। जो काम सीधे तरीके से नहीं होता वो उल्टे तरीके से कर देता है। हेड सेवर्स का सीईओ, सेशन कोर्ट का जज निहाल जहांगीर। वो निहाल जो जज की ऊंची कुर्सी पर बैठा था। बैरिस्टर जमाल एसएसपी साहब के खानदानी वकील हैं और ये जज निहाल जहांगीर एसएसपी साहब का दोस्त है। फैसला तो हो चुका। अलमीरा सुल्तान को बाइज्जत बरी किया जाएगा। उसने अपने पीछे अजनबी आवाज़ सुनी। पक चेहरा लिए उसने गर्दन मोड़ी थी। नजरें सीधे अमर से टकराई थी। उस पर टिकी उसकी आंखें चमकी थी। प्रोसिक्यूटर साहब अपना मुद्दा बयान करें। वो उन्हें बताना भूल गई थी कि वीडियो की एक कॉपी निहाल के पास थी। वो उनसे पूछना भूल गई थी, निहाल पर कितना भरोसा करते हैं आप खाना? जी, तो यहाँ करते हैं इस पार्ट का एंड। और एपिसोड की बात करें तो काफ़ी कुछ हुआ था, लेकिन मुझे सबसे अच्छा सीन जो लगा था वो हाशिर की कुटाई थी। मतलब पूरे एपिसोड में जितनी भी फ्रस्ट्रेशन होती है ना, फिर हाशिर की जो मेहमान नवाज़ी होती है उसके बाद देखकर उफ़, दिल हल्का हो जाता है। तो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ उस सीन को। और इसमें स्टार्टिंग में राइटर ने ट्रिगर वार्निंग दी थी, तो मेरा उस पर ध्यान नहीं गया था। मैंने सोचा ऐसे ही होगी, लेकिन अब बिल्ली वाला सीन देखकर मुझे लगा कि हाँ, फिर तो उस पे ध्यान देना चाहिए था। और मुझे गाज़ान का अब तक एंट्री नहीं हुई है पूरी प्रॉपर जो होती है, लेकिन फिर भी उसके करैक्टर से अभी से मुझे गुस्सा आने लगा है, क्योंकि अभी सिर्फ़ उसकी पास्ट की स्टोरी जितनी भी बताई है, अभी प्रेज़ेंट में तो कुछ नहीं दिखाया शायद उसका। और फिर भी अभी से इतना बुरा लगने लगा है वो करैक्टर मुझे। और फिर हन्नान की ये बिना सर पैर की बातें। तुम अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी और को मरने का कह रहे हो, लेकिन फिर कह रहे हो तुम अपने बाप जैसे नहीं हो। तुम भी तो अपनी बीवी को मरने ही दे रहे हो, तो किस तरीके से नहीं हुआ? और अब तक की स्टोरी से तो कहीं भी नहीं लग रहा है कि हन्नान ने मारने की कोशिश की है किरण को। ना ही उसने स्केलपल से कोई कट लगाया है, क्योंकि अब गाज़ान पर जा रहा है शक। और अब ईशल की किडनैपिंग में मुझे पता क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है अमर ने ही किडनैप करवाया है निहाल से, क्योंकि फिर इस तरह से हन्नान कुछ और करने की कोशिश नहीं करेगा, वरना वो कुछ ना कुछ करता ही रहता। इसलिए हो सकता है ऐसा, क्योंकि निहाल अमर का क्राइम पार्टनर है, अब तक यही दिखाया है, तो शायद हो सकता है। और शायद उस वीडियो के बारे में भी अमर को पता हो पहले से, या फिर निहाल अमर से छुपाना चाह रहा हो कि वो हर्ट ना हो। तो मुझे मिस्टीरियस तो है निहाल का कैरेक्टर, लेकिन नेगेटिव नहीं लग रहा। बाकी देखते हैं। और ये अलमीरा ने मतलब डाइवोर्स के पेपर तैयार करवाने के कह दिया है। सुकून की ज़िंदगी से भी पसंद नहीं है थोड़ा-सा। अब अगर ये जीत गई केस, ये इनोसेंट साबित हो गई, तो फिर ज़िंदगी इसकी नॉर्मल चलने लगेगी। इसलिए फिर कुछ तो होना चाहिए ना एडवेंचर। और ना जाने कौन-कौन सा एडवेंचर करने का सोचा है अलमीरा ने। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। खुदा हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखना और दुआ में याद रखना।